हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल इग्नाइटेड माइंड्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में ही एकता है। सोचो, हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया में। एक स्टेशन पे हमें दिखेंगे कि कुछ जो लोग हैं वो अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। आगे हम जाएंगे, दूसरे स्टेशन पे हमें दिखेंगे उन्होंने अलग तरीके के कपड़े डाले हुए हैं। आगे स्टेशन पे हम जाएंगे तो हमें लगेंगे तो अलग तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम मूव कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपने देश में ही मूव कर रहे हैं, अपने इंडिया में ही मूव कर रहे हैं ना हम। लेकिन फिर भी इतनी डाइवर्सिटी, इतनी भिन्नताएं, इतने डिफरेंसेस। जी हाँ, यही है हमारी अनेकता में एकता। हम सब एक साथ रहते हैं और फिर भी हमारे अंदर जो है बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, या हम बोल सकते हैं बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी हम एक साथ रहते हैं। यही है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हम बात करें कि किस तरीके से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है हमारे देश को कितना खूबसूरत बनाती है, ये सिर्फ हम ही नहीं, देश दूर दराज के जो लोग हैं वो भी इसको एडमायर करते हैं। जी हाँ, लोग बाहर से आते हैं, ट्रैवल करते हैं, यहाँ के डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रैवल करते हैं और देखते हैं किस तरीके से जो है वो लोग कितने डिफरेंट हैं। अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ का खाना अलग होगा, रहना सहना अलग होगा, कपड़े डालने का तरीका अलग होगा। सेम अगर आप साउथ में जाओगे, ईस्ट में जाओगे या वेस्ट में जाओगे तो खाना, फूड हो गया, क्लोथ हो गया, ट्रेडिशंस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, उनको मनाने का तरीका हो गया, सब कुछ अलग होने के बाद भी हम सब एक ही धागे में बंधे हुए हैं। वो क्या है धागा? हमारा देश भारत। तो इसी के चैप्टर के अंदर हम इसी की खूबसूरती पढ़ने वाले हैं, जहां हम देखेंगे जो हमारी अनेकता है वो किस तरीके से हमारी पहचान है और जो एकता है वो हमारी शक्ति है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपके पास कोट है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन, यानी कि डाइवर्सिटी में ही जो है एकता है, अनेकता में ही एकता है, या सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं मैनी इन वन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कोट है बाय रविंद्रनाथ टैगोर। क्या कोट है? ओ grant me my prayer that I may never lose the bliss of touch of the one in the play of many। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसी प्रेयर ग्रांट करो, मतलब कि मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं ऐसा कभी भी खो ना ये ब्लिस, यानी कि ये जो ब्लिस को हम बोल सकते हैं खुशी या फिर आनंद, कि मैं ये कभी आनंद या खुशी ना लूज करूं, ना खो दूं जो मुझे मिलता है सबके साथ टच ऑफ वन इन द प्ले ऑफ मैनी, यानी कि सबके साथ मिलजुल कर रहने में, उनके टच में, उनकी कह सकते हैं उनके साथ जब हम किसी का एहसास होता है हमें साथ में रहने का, तो जब हम किसी के साथ में होते हैं, सबके साथ होते हैं, तो वो जो खुशी है, वो जो आनंद है, वो मैं कभी खो ना दूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। मतलब क्या हुआ इसका? कि मतलब सब जो है मिलजुल कर जब हम रहते हैं तो उससे हमें एक आनंद, अलग ही खुशी मिलती है। नेक्स्ट कोट है बाय श्री अरबिंदो। ठीक है, ये कोट क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज ऑलवेज बीन नॉर्मल टू इंडिया एंड इट्स फुलफिलमेंट द फंडामेंटल कोर्स ऑफ हर बीइंग एंड इट्स वेरी नेचर, द मैनी इन द वन would place her on the sure foundation of her स्वभाव एंड स्वधर्म। स्वभाव एंड स्वधर्म क्या कह रहे हैं? कि ये जो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, ये हमारे इंडिया में नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो बेसिक नेचर है या बेसिक हम जैसे रह रहे हैं उसको फुलफिल करता है। यानी कि अगर हम आसपास अपने देखें तो हमें आसपास जो है बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के दिखाई देंगे, तो वो हम शुरू से छोटे होते से ही देखते आ रहे हैं कि हमारे आसपास लोग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो ये हमारा नेचर में आ चुकी है कि हमें कुछ अलग नहीं लगता। ठीक है, बहुत सारे हमें आसपास दिखाई देते हैं, यही हमारी फाउंडेशन है और यही हमारा स्वभाव और स्वधर्म बनाती है। हमारा जो नेचर है
वो भी ऐसा ही है कि हम आसपास हम लोगों को, डिफरेंट लोगों को देखते हैं और हमें कुछ फील नहीं होता, क्योंकि ये हमारा बेसिक नेचर हो चुका है, हम वैसे ही हमारा स्वभाव हो चुका है उन लोगों को देखना। ठीक है, तो यही हमारी यूनिटी है इन डाइवर्सिटी। तो दिस इज अवर नेचर बीइंग, दिस इज अवर नॉर्मल फंडामेंटल बीइंग, फंडामेंटल नेचर, फंडामेंटल स्वभाव एंड स्वधर्म। यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा स्वधर्म है कि हम आसपास लोगों को क्या देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखते हैं, उन्हीं के साथ हम आराम से रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल बेसिक नेचर हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं, इंडिया में अ रिच डाइवर्सिटी आपको मिलती है, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा भिन्नता दिखाई देती है। अगर आप इंडिया में ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, ठीक है, कहीं भी ट्रैवल करो, इवन विद इन 100 किलोमीटर्स भी अगर आप ट्रैवल करते हो, बीच में कहीं कहीं आप रुकेगी भी ट्रेन, तो आप देखोगे बहुत सारे लैंडस्केप चेंज हो जाएंगे। जैसे कि कहीं पहाड़ हैं तो कहीं घाटियां आ जाएंगी, कहीं समुद्र आ जाएंगे, तो कहीं रेतीली जमीन आ जाएगी। डिफरेंट ड्रेसेस एंड फूड्स, तो जब आप जाओगे कहीं कहीं ट्रेन रुकेगी तो आप वहाँ के लोगों को देखोगे, कईयों ने डिफरेंट ड्रेसेस डाली हुई हैं अपनी रीजनल, जहाँ पे लोग रहते हैं। कहीं सूट चलते हैं, कहीं साड़ी चलती हैं, कहीं लॉन्ग स्कर्ट चलती हैं, कहीं जीन्स होती हैं, कहीं वेस्टर्न डालते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी डिफरेंट ड्रेसेस हो जाती हैं, डिफरेंट फूड। ठीक है, आप साउथ में जाओगे तो आपको किस टाइप का फूड मिलेगा, आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको कैसे कैसे फूड मिलेगा, ट्रेन में ही बैठे बैठे। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऑब्वियसली बीच में ट्रेन रुकेगी, कहीं भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी आप जा रहे हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, तो ऑब्वियसली रास्ते में आप देखोगे कहीं जो लोग हैं जिनकी अलग भिन्न प्रकार की ड्रेसेस, भिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, तो उनके अलग तरीके का रीति रिवाज भी उनके अलग अलग होते हैं। ये रीति रिवाज तो बिना ट्रेन में बैठे आप अपने घर पे, घर के आसपास भी, पड़ोसियों में भी देख सकते हो। ठीक है, आपका कुछ और रिलीजन होगा, उनका कुछ और रिलीजन होगा, तो वो किसी और तरीके से भगवान की पूजा पाठ करते होंगे। ठीक है, उनका कुछ और पहनने का तरीका होगा, कस्टम, उनके रीति रिवाज कुछ और होंगे। दिस इज इंडियाज रिच डाइवर्सिटी, यही हमारे इंडिया की रिच डाइवर्सिटी है, यही हमारे इंडिया में भिन्नताएं बहुत ज्यादा हैं, जो हमारे विजिटर्स के माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक करती हैं। जो भी हमारी कंट्री में विजिट करता है, तो जो भी हमारी कंट्री में विजिट करता है उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि भाई यहाँ आके तो हमें बहुत टाइप के लैंडस्केप, ड्रेसेस, फूड, लैंग्वेजेस, कस्टम, ट्रेडिशन, सब कुछ हमें बहुत टाइप के देखने को मिलेंगे। और पर्टिकुलर इंडिया की बात किया जाए तो ओवर 1.4 बिलियन इनहैबिटेंट्स हैं, यानी कि हमारे इंडिया में रहने वाले इनहैबिटेंट्स मतलब वहाँ पे जो रहते हैं वो कितने लोग हैं, 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा। मतलब कि वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें कम से कम 18% के जो लोग हैं, 18% जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में ही रहते हैं। ओके, In the late 20th century, the Anthropological Survey of India, a national organization, conducted a massive survey called People of India Project of 4,635 communities across all states of the country. अब देखो लेट 20th century के अंदर क्या हुआ, एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किया गया इंडिया में, जो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा सर्वे कंडक्ट किया और उस सर्वे का नाम बोला गया पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, उन्होंने कितनी स्टेट्स में कितनी कम्युनिटीज को उन्होंने विजिट करा, जितनी भी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में डिफरेंट कम्युनिटीज, कितनी कम्युनिटीज, लगभग 4,635 कम्युनिटीज को उन्होंने कंडक्ट करा। ठीक है, और उन्होंने नोटिस करा कि हमारे इंडिया में कम से कम 325 लैंग्वेजेस, उन्होंने इतनी कम्युनिटीज के अंदर इतनी लैंग्वेजेस देख ली और उन्होंने देखा कि 25 स्क्रिप्ट में ये लिखी गई हैं। स्क्रिप्ट क्या होती हैं, जैसे कि बोलते हैं भाषा शैली, जैसे कि आपने हिंदी में भी सुना होगा देवनागरी, है ना, ये सब चीजें होती हैं, तो वो स्क्रिप्ट होती हैं। तो 25 स्क्रिप्ट्स में इतनी लैंग्वेजेस लिखी गई हैं। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मैनी इंडियंस मे बी कॉल्ड माइग्रेंट्स इन सच
in the sense of the people not living near their birthplace or with their the original communities। और उन्होंने ये भी नोटिस करा अपने सर्वे में कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो थे वो माइग्रेंट्स थे। माइग्रेंट्स का मतलब क्या होता है? वो लोग जो अपने बर्थ, जहाँ उनका बर्थ हुआ है वहां नहीं रह रहे, कहीं और जाके रह रहे हैं। उनकी ओरिजिनल कम्युनिटी कुछ और है लेकिन रह कहीं और रहे हैं। जैसे कि आजकल भी अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं पीछे विलेज से बिलोंग कर रहे होते हैं, लेकिन स्टडी के लिए, जॉब के लिए वो थोड़े बड़े शहरों में ट्रांसफर कर लेते हैं अपने आप को, तो उसे हम बोलते हैं माइग्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कहीं और रह रहे हैं वहाँ की कम्युनिटी अलग है, पीछे की कम्युनिटी अलग है। तो इतनी ज़्यादा भिन्नताएं हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे लैंग्वेजेस के अंदर, इतनी कम्युनिटीज हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन है। एज अ क्लास एक्टिविटी मेक अ लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट बनानी है आपको बर्थ प्लेस ऑफ एटलीस्ट 5 क्लासमेट्स। 5 बच्चों की आपने बर्थ प्लेस का आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है, और उनकी बर्थ प्लेस ऑफ उनके पेरेंट्स कहाँ उनका जन्म हुआ था। सेकंड आपने बनानी है उनकी मदर टंग क्या है, ठीक है, मातृभाषा क्या है, या दूसरी लैंग्वेजेस जो वो जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात बताऊं, ठीक है, मेरा जन्म हुआ है मान लो हरियाणा में हुआ है। ठीक है, मेरे जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर हो गए हरियाणा के, मेरी मम्मा हो गई दिल्ली के। ठीक है, मेरी मदर टंग जो है वो क्या है, वो हिंदी है। ठीक है, अब मैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानती हूँ, मैं हिंदी जानती हूँ, इंग्लिश जानती हूँ, पंजाबी जानती हूँ। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस मैं जानती हूँ। इसी तरीके से आप एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक डेमो लिस्ट देती हूँ, आप भी एक इस तरीके से क्लास एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डेमो सा बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट की लिस्ट बनाई है, स्टूडेंट का बर्थ प्लेस, पेरेंट्स का बर्थ प्लेस, उनकी मदर टंग और उनकी दूसरी लैंग्वेजेस जो जानते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट की बात करें, फर्स्ट स्टूडेंट का बर्थ हुआ है मुंबई में, पेरेंट्स का बर्थ हुआ है दिल्ली में, उसकी जो मदर टंग है मराठी है और दूसरी लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश वो जानता है। सेकंड स्टूडेंट की बात करें तो बैंगलोर में उसका बर्थ हुआ है, इसके पेरेंट्स का बर्थ चेन्नई में, उसकी मदर टंग जो है तमिल है, इंग्लिश और कन्नड़ वो जानता है। थर्ड स्टूडेंट की बात करें, कोलकाता में जन्म, पेरेंट्स का जन्म हैदराबाद में, मदर टंग बंगाली, अदर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। तो फोर्थ स्टूडेंट जयपुर में बर्थ हुआ है, पेरेंट्स का बर्थ उदयपुर में हुआ है, मदर टंग राजस्थानी है, बाकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश वो जानता है। फिफ्थ स्टूडेंट पुणे में बर्थ हुआ है, पेरेंट्स का बर्थ मुंबई में हुआ है, मदर टंग है मराठी और दूसरी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश वो जानता है। अब जैसे हम डाइवर्सिटी की बात कर ही रहे हैं, तो डाइवर्सिटी बहुत ही सुंदर है लेकिन इजी नहीं है। सुंदर कैसे है कि हम अगर देखें कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है कि अगर हम अपने फ्रेंड्स में ही नोटिस करें तो कई फ्रेंड्स क्या होते हैं, अगर नॉर्थ में बात करें तो कई फ्रेंड्स क्या है, हरियाणवी पंजाबी एक साथ खेल रहे हैं। ठीक है, अगर हम साउथ में जाते हैं तो मराठी हो गए या फिर जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं कन्नड़, ये जितने भी होते हैं वो सब एक साथ खेल रहे होते हैं बच्चे। ऐसे ही गुजराती अगर कहीं चले जाते हैं तो वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो डाइवर्सिटी जो है वो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, लेकिन ईजी नहीं है। ईजी नहीं है क्या मतलब है? ओवर अ सेंचुरी अगो द ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ वॉन्डर्ड, एक 100 साल पहले जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे विंसेंट स्मिथ, वो हैरान हो रहे थे और उन्होंने कहा, हाउ इन द फेस ऑफ सच bewildering diversity कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन। कि bewildering का मतलब होता है चकित होना। ठीक है, अब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि मैं चकित हूं कि इसकी जो इंडिया की हिस्ट्री है वो लिखी भी कैसे गई है। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा भिन्नताएं होने के बावजूद कैसे हिस्ट्री इसकी लिखी गई है इंडिया की। तो इसका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ इन फैक्ट में बताया जा सकता है। क्या है फैक्ट? दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में ही एकता है। इसका क्या मतलब है? इसके आंसर को, इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, ये जानने के लिए हमें इंडिया की बहुत सारी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना होगा। डायमेंशंस क्या हो सकती हैं इंडियन लाइफ की?
क्या खा रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या भाषाएं हैं, क्या फूड है। तो ये सारी डायमेंशंस हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डायमेंशन आपके पास आती है फूड। सो फर्स्ट डायमेंशन इज फूड फॉर ऑल, तो सभी के लिए खाना। ठीक है, खाने में क्या है, अब डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनती हैं, उनके डिफरेंट टेस्ट होते हैं और उनको अलग तरीके से बनाया भी जाता है, प्रिपरेशन भी उनकी अलग होती है। और अगर हम इन सब की बात करें कि कितनी डिशेस हो सकती हैं, ये सभी की सभी थाउजेंड्स में हैं। जी हाँ, 56 भोग तो हम वैसे ही बोलते हैं, बनाते हैं, लेकिन अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो डिशेस कितनी बन सकती है, बड़े थाउजेंड्स में इनकी काउंटिंग जाती है। ठीक है, तो अब ये तो डिफरेंट रीजन्स हो गए। अब कुछ फूड जो होते हैं वो सब में कॉमन होते हैं। कॉमन्स कैसे हो सकते हैं, जैसे अगर हम ग्रेन्स की बात करें, दानों की बात करें, तो उसके अंदर आ जाएंगे सीरियल्स, आ जाएंगे अनाज, जैसे कि राइस, चावल, बार्ले। बार्ले क्या होता है, जौ। ठीक है, वीट जैसे कि गेहूं। मिलेट्स क्या होते हैं, बाजरा, जैसे कि पर्ल मिलेट हो गए, सोरगम हो गए, ज्वार हो गया। ठीक है, फिंगर मिलेट हो गए जिसको हम रागी कहते हैं। पल्सेस ग्राम्स यानी कि दालें हो गई। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल या कॉमन ऑयल्स हो गए। वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं घरों में, वेजिटेबल ऑयल आता है। बाकी और कौन से ऑयल हो सकते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया। ठीक है, ऐसे ही स्पाइसेस यानी कि जो मसाले होते हैं वो क्या हो सकते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। क्यूमिन, क्यूमिन क्या होता है, जीरा। कार्डेमम, कार्डेमम क्या होती है, इलायची। जिंजर, जिंजर क्या होता है, अदरक। ठीक है, तो ये जो सारी के सारी जो अनाज हैं, जो दालें हैं, ये सब जो ग्रेन्स हैं, स्पाइसेस हैं, ऑयल्स हैं, ये सभी में कॉमन होता है। अब चाहे कॉमन है, लेकिन इन्हीं के ही कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं। तो सेम इंग्रेडिएंट देखा जाए तो यूनिटी हो गई, सब यही यूज कर रहे हैं, और इनके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाकर हम क्या बोल सकते हैं कि कभी वो नॉर्थ का खाना बन जाता है, तो कभी साउथ का, कभी ईस्ट का, तो कभी वेस्ट का। तो वहां से हमारी अटेन हो जाती है डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ स्टेपल ग्रेन्स, ये जो जितने भी ग्रेन्स हैं ये स्टेपल ग्रेन्स है। स्टेपल का मतलब क्या होता है, रोजमर्रा के ग्रेन्स हैं जो हम डेली में खाते हैं। अगर हम मैं अपने रीजन की बात करूं, हमारे यहाँ पर राइस और गेहूं बहुत खाई जाती है। गेहूं में क्या होता है, गेहूं का आटा होता है, उससे रोटी बनती है। ठीक है, राइस क्या होता है, दाल होती है, दाल चावल बहुत हमारे यहाँ पे बनता है। ऐसी अगर हम साउथ में बात करें तो वहाँ पे सांभर और राइस बहुत खाते हैं। ठीक है, राइस तो स्टेपल हो गया। अब सांभर में क्या है तो एक तरीके की दाल ही वो भी, लेकिन अरहर की दाल हो जाती है। हमारे यहाँ पे डिफरेंट दालें यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये होते हैं स्टेपल फूड, होते हैं जो रोजमर्रा का जो फूड जो हम डेली में खाते हैं। इसी तरीके से हर जगह का स्टेपल फूड होता है। स्टेपल ग्रेन्स तो ये पूरे इंडिया के हैं ही। स्टेपल स्पाइसेस हैं ये जो हर खाने में यूज होती ही होती हैं। तो अब एक टूर करते हैं इंडिया का, जहाँ पर हमें ये सब स्टेपल खाना मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर राजमा बहुत खाया जाता है, वाइट लोबिया यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर बासमती राइस हो गए, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, राइस बहुत खाए जाते हैं। चिकपी क्या होता है आपका, वाइट चने जो होते हैं। ठीक है, मिलेट, मेज, ग्राम, मेज, अरहर की दाल, ज्वार, मिलेट, कॉलम राइस, पोनी राइस, पिजन पी। तो ये जो जितने भी हैं खाना, ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, हर जगह पे पूरे आप देख सकते हो। है तो क्या, दाल है, राइस है, गेहूं है, मिलेट है, यही सब चीज़ें हैं ना आपकी। और ये क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा इंडिया में खाया जाता है। अगर मेरा पूछा जाए फेवरेट क्या है, तो मुझे राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है चना दाल, या फिर हाँ, चना दाल मेरे को बहुत फेवरेट लगती है। येलो वाली दाल होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी अपना अपना फूड देख सकते हो कि आपको क्या क्या फेवरेट है आपका इस फूड में। ये क्या है, स्टेपल खाना है हमारा, रोजमर्रा का खाना है ये।
अब नेक्स्ट आता है आपके पास लेट्स एक्सप्लोर में। एज अ क्लास एक्टिविटी मेक अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ग्रेन्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा दैट आर यूज्ड इन योर होम। तो एक क्लास एक्टिविटी है, आप अपने घर में कौन कौन से ग्रेन्स या स्पाइसेस यूज होती हैं वो आप उसकी एक लिस्ट बना सकते हो। मैं भी एक लिस्ट बनाकर आपको देती हूँ, आप भी सोचो आपके घर में कौन कौन सी ग्रेन्स स्पाइसेस यूज की जाती हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, जैसे कि ग्रेन्स में हमारे घर में ज़्यादा राइस, वीट, रागी यूज़ की जाती है। स्पाइसेस में टर्मरिक हो गया, हल्दी, क्यूमिन हो गया, जीरा, कोरिएंडर, धनिया, जिंजर जो हो गया आपका, अदरक हो गया, कार्डमम जो हो गया, इलायची हो गया। वेजिटेबल्स में कैबेज, पत्ता गोभी, पी, मटर, कैरेट, आपकी गाजर हो गई, ठीक है, कैप्सिकम, शिमला मिर्च हो गई आपकी, ओके। फिर पल्सेस में राजमा, चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, ये सब यूज़ की जाती हैं। आप भी सोच सकते हैं आपके घर में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आता है टेक एनी वन वेजिटेबल एंड थिंक ऑफ द नंबर ऑफ द डिफरेंट डिशेज यू कैन प्रिपेयर। अब मेरे को जो सबसे एक ऐसी वेजिटेबल आपको यहाँ पर लिखनी है जिसमें आप नंबर ऑफ डिशेज आप बना सकते हो। तो मेरी फेवरेट वेजिटेबल जो है ना वो है पोटैटो। अब पोटैटो जो है ना वो बहुत वर्सेटाइल है, इतने वर्सेटाइल है कि आप उसका कुछ भी बना सकते हो। देखो पोटैटो को आप क्या कर सकते हो, मैश कर सकते हो। पोटैटो को आप क्या बनाओगे, देखो सबसे पहले तो आप कड़ी पोटैटो बना सकते हो, तरी वाले आलू, है ना। फिर पोटैटो यानी कि आलू का परांठा बना सकते हो, 2 डिशेस हो गई, ठीक है। फिर पोटैटो को सीधा सीधा काट के उसको फ्राई कर लो, क्या हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए, 3 हो गई, ठीक है। और पोटैटो को आप आलू गोभी के साथ बना सकते हो, बैंगन आलू बैंगन बन सकते हैं। आलू तो किसी में भी डाल दो वो अलग ही डिश बनती है। डोसा होता है, डोसा के अंदर पोटैटो, मैश पोटैटोज होते हैं, ठीक है। तो ये पोटैटो एक वर्सेटाइल मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारी नंबर ऑफ डिशेस बना सकते हैं। आप भी ऐसी सोचो एक वेजिटेबल जिसमें आप नंबर ऑफ डिशेस आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये थी आप लोगों की बिल्कुल फर्स्ट डायमेंशन जिसके बारे में हमने बात की, फूड के अंदर हमने यहाँ पर क्या देखी है, वैरायटी देखी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डाइवर्सिटी होगी। तो फर्स्ट डायमेंशन हुई हमारी फूड जिसके अंदर हमने क्या देखी है, डाइवर्सिटी, और उसमें भी क्या आ गई, यूनिटी आ गई। यूनिटी मतलब यूज तो सब यही कर रहे हैं, यूनिटी, लेकिन कॉम्बिनेशन अलग अलग बना के अलग अलग डिशेस, दैट इज डाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो हो सकता है आपके नेक्स्ट डायमेंशन इज टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। लेट अस डिस्कस। नेक्स्ट डायमेंशन है अब आपके पास टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, यानी कि पहनावा, यानी कि किस तरीके के क्लोथ्स होते हैं, कैसे उनके ऊपर प्रिंट्स किए जाते हैं, किस तरीके के टेक्सटाइल्स हैं, यानी कि कौन सा कपड़ा यूज किया गया है, उसके अंदर क्या डिजाइन्स यूज किए गए हैं, ठीक है। सो एवरी रीजन एंड कम्युनिटी इन इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग एंड ड्रेसेस। तो वही हम ट्रेन में चले हुए हैं ट्रेन में, और डिफरेंट हम रीजन्स देख रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज देख रहे हैं। और अगर हम जैसी ट्रेन हमारी कहीं रुकेगी तो हम देखेंगे कई लोगों का पहनावा अलग है, उनकी ड्रेसेस अलग हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ में जाएं तो सूट ज़्यादा चलते हैं, साउथ में जाएं तो साड़ी ज़्यादा चलती हैं। डालता तो हर कोई वहाँ पर भी सूट और यहाँ पर भी साड़ी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइलिंग यहाँ सूट्स की और वहाँ पर साड़ीज़ की होती हैं, ठीक है। यस, तो येट वी नोटिस अ कॉमनैलिटी। अब सब में कॉमनैलिटी, एक कॉमनैलिटी किस चीज़ की है, साड़ी की है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में साड़ी नहीं डालते, नॉर्थ में भी बहुत तरीके की साड़ी डालती हैं। तो इंडिया में बहुत पार्ट्स में साड़ी वॉर्न की जाती है। वॉर्न मतलब डाली जाती है, वैसे तो वियर हो गया, वियर की सेकंड फॉर्म वॉर्न, ठीक है, डाली जाती है इंडिया में। तो मेड फ्रॉम द डिफरेंट फैब्रिक्स। अब साड़ी जो है वो बहुत डिफरेंट फैब्रिक से बनी होती है। कॉटन की साड़ियाँ होती हैं, सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की भी कई साड़ियाँ बनी जाती हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो जो सिल्क की साड़ी होती है उसके बहुत सारे नाम भी हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी हो गया, कांजीवरम हो गया, पैठनी हो गया, पटन पटोला हो गया, मुगा और मैसूर हो गया, ठीक है। ये बहुत तरीके की साड़ियाँ यहाँ पर आप देख सकते होगे कि बहुत तरीके की, बहुत सिल्क की ही बहुत सारी टाइप्स की हैं। ऐसे ही बहुत सारी टाइप की आपको कॉटन की भी साड़ियाँ मिलती हैं, और बहुत ही इनके अंदर वैरायटीज भी, हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज आती हैं। साड़ी के अंदर कपड़ा कॉटन का लेना है, सिल्क का लेना है, सिंथेटिक लेना है। अब सिल्क के अंदर भी बहुत सारी टाइप होगी, कॉटन के अंदर भी बहुत सारी टाइप होगी, सिंथेटिक फाइबर्स में बहुत सारी टाइप्स हो गई, ठीक है। अब ये डिफरेंट मेथड से बनाई जाती हैं। वीविंग एंड डिजाइनिंग। वीविंग का मतलब क्या होता है, बुनना,
उनको बुना जाता है और उनके अंदर डिजाइनिंग की जाती है। अब कई बार क्या होता है, सम ऑन द पार्ट ऑफ क्लॉथ, बुनते बुनते ही उसके अंदर हम डिजाइन बना दें तो वो एक अलग तरीके की साड़ी बन गई, ठीक है। और कई बार क्या करते हैं, पूरा कपड़ा बना दिया और उसके बाद उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है। अब प्रिंट कैसे कर सकते हैं, प्रिंट कई बार हम उसको कलर से प्रिंट करते हैं, कई बार उसके ऊपर कपड़े के ऊपर कढ़ाई सिलाई की जाती है, ठीक है। तो एक तो कपड़े के अंदर ही उसको हमने डिजाइन कर दिया, या एक बार कपड़ा बन गया आफ्टर द क्लॉथ इज वोवन, उसके बाद हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, कलर यूज कर लो, सिलाई कढ़ाई बुनाई यूज कर लो, ठीक है। अब एंडलेस वेरिएशंस, अब इसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस, यानी कि इसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज आ जाती हैं। चाहे आप कलर्स, डिफरेंट कलर्स यूज कर लो, डिफरेंट डिजाइन्स यूज कर लो, डिजाइन्स भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना, सबको पता ही है। आप आसपास अपने डेली टीचर्स को ही नोटिस करते होंगे, अगर आपके स्कूल में टीचर्स जो हैं वो साड़ी वेयर करके आते हैं तो साड़ी भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती हैं। सूट वेयर करके आते हैं तो सूट भी बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, कई बार कॉटन के सूट, कई बार सिल्क के सूट, कई बार उनकी ऊपर डिजाइनिंग अलग अलग होती है। तो ये होती हैं एंडलेस वेरिएशंस होती हैं जो आप क्लोथ्स में देख पाते हो, ठीक है। अब सेम यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी जो आपको एनसीईआरटी के अंदर आपको गिवन है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ये जो है ये एक आपको स्टोन रिलीफ है एक वुमन का जिसने साड़ी वियर की हुई है, और ये साड़ी डाली हुई है। ये जो लिया गया है पिक्चर, ये जो रिलीव लिया गया है फ्रॉम वैशाली लिया गया। वैशाली एक जगह है जो आज के टाइम पे बिहार के अंदर ये काउंट की जाती है। तो ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। कितनी पुरानी है हिस्ट्री के अंदर आप कह सकते होगे, जब हम कुछ सेंचुरीज बैकवर्ड जाते हैं, बिफोर कॉमन एरा जाते हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कॉमन एरा सीई, और अगर हम बीसीई की बात करें, बिफोर कॉमन एरा की बात करें, वहां पर भी जाकर हमें ये आपको देखने को मिलता है। अब ये मैं बोल रही हूँ स्टोन रिलीफ। अब ये रिलीफ क्या होता है, रिलीफ एक ऐसा डिजाइन होता है जो सरफेस से बाहर, यानी कि पीछे की तरफ क्या एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर भी एक पत्थर ही है, लेकिन इस पत्थर के उभराव पर उठाया हुआ, स्टैंड आउट है फ्रॉम द सरफेस, पीछे के सरफेस से बाहर की तरफ उठा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं रिलीफ, ठीक है। तो ये कई बार स्टोन से बनाया जाता है, कई बार वुड से बनाए जाते हैं, कुछ बार अलग मटेरियल यूज किया जाता है। तो सोचो कितनी पुरानी साड़ी का पहनावा है हमारे देश के अंदर बिफोर कॉमन एरा, उसमें भी फ्यू सेंचुरीज बैक हम जाके वहां की बात कर रहे हैं, एक जगह जो वैशाली है जो आज के टाइम पे बिहार में काउंट की जाती है। और अगर हम बात करें पैटर्न्स की, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल सा ये पैटर्न आपको दिया गया है। ये एक कलरफुल ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल है, यानी कि एक इंडियन कपड़ा है जिसके अंदर देखो आपको किस तरीके से प्रिंट किया गया है। अब ये प्रिंट क्या हो सकता है, कपड़ा बुनते बुनते साथ में प्रिंट किया जा सकता है, या फिर क्या हुआ होगा नीचे कपड़ा दिया हुआ, ऊपर ये फिर ये अलग से उनको प्रिंट किया जा सकता है। कितना ब्यूटीफुल प्रिंट है। अगर मान लो आप किसी फॉरेन लैंड पे भी घूमने के लिए गए हो, ये प्रिंट आपको दिखाई देगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये प्रिंट हमारे इंडिया से रिलेटेड है, ये हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स हैं। तो कुछ ऐसा टच होता है हमारे इंडिया की टेक्सटाइल्स में, इंडिया के कलर्स में, यानी कि कितना कलरफुल सा है, ठीक है। तो ये हमें पहले ही पता चल जाएगा कि ये हमारे इंडिया का टेक्सटाइल है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक्सप्लेन हाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ साड़ी रिफ्लेक्ट्स बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जैसे हमने अभी साड़ी का एग्जाम्पल लिया है, वो कैसे हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती है, कैसे बताती है। तो ये आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम। So let's start. साड़ी is a beautiful example of unity and diversity in India. साड़ी एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है जब हम इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को बताते हैं, ठीक है। कैसे, डिस्पाइट बीइंग अ सिंगल अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ इट इज worn by women across the country। अब देखो, अब साड़ी जो होती है वो एक सिंगल, यानी कि सिर्फ एक ही अनस्टिच पीस ऑफ क्लॉथ होता है, एक लंबा सा कपड़ा होता है ना, उसमें कुछ कहीं ना कहीं स्टिचिंग नहीं होती, एक लंबा सा कपड़ा होता है। फिर भी ये पूरी की पूरी कंट्री के वुमेन के द्वारा पहना जाता है।
शोकेसिंग द यूनिटी इन ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग। अब ये क्या दिखाता है कि इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथिंग की यूनिटी को दिखाता है, एकता को दिखाता है। दिस कॉमन गारमेंट इज अ पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज शेयर्ड बाय मिलियंस। अब ये जो है, अब मिलियंस ऑफ में यहाँ पर वुमेन भी हैं, ये हमारे कल्चर धरोहर को दिखाता है, यानी कि हमारे, हम कहते हैं कि भाई हम शुरू से ये डालते आ रहे हैं, तो इंडियन, ये हमारा ट्रेडिशनल गारमेंट हो गया, कॉमन ट्रेडिशनल गारमेंट है हमारा साड़ी, ठीक है। However, यद्यपि द साड़ी also highlights the diversity within this unity। अब फिर भी जो है साड़ी जो है वो डाइवर्सिटी भी दिखाती है। अब सारी साड़ियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, बहुत वाइड रेंज ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि बहुत सारे कपड़ों में आती हैं, जैसे कि सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, सिंथेटिक मटेरियल्स हो गए, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूमरस स्टाइल्स विद डिफरेंट वेविंग टेक्निक्स, डिजाइंस एंड कलर्स। तो अब ये क्या होता है, ये बहुत सारे डिफरेंट न्यूमरस स्टाइल्स में आते हैं, बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं, जैसे सिल्क का कपड़ा हो गया, कॉटन का, सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, और बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स में बनाती हैं, यानी कि बुनने की तकनीक भी अलग हो जाती है, उनके डिजाइन अलग हो जाते हैं, कलर्स अलग हो जाते हैं। तो सोचो कितनी वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज आ गई आपके पास, है ना, थाउजेंड्स में लगा लो। ईच रीजन हैज इट्स यूनिक वे ऑफ ड्रेपिंग द साड़ी। अब साड़ी को ड्रेप यानी कि लपेटने का, डालने का तरीका भी हर एक जगह पे अलग अलग है। आपने देखा ही होगा कि नॉर्थ में साड़ी कैसे डालते हैं, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, हर एक तरफ से अलग अलग तरीके से साड़ी डाली जाती हैं। रिफ्लेक्टिंग द वेरिड कल्चर प्रैक्टिसेस अक्रॉस द इंडिया। अब ये क्या बताता है, बहुत सारे कल्चर की प्रैक्टिसेस को बताता है, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर हमारे इंडिया को दर्शाता है। Thus, while the sari unites women across the country, it also celebrates the rich diversity of India, Indian traditions and customs। तो अब जिस तरीके से साड़ी के नाम से एक यूनिटी क्रिएट हो जाती है वुमेन के अंदर, लेकिन वो बहुत सारे अलग अलग ड्रेपिंग स्टाइल, अलग अलग वीविंग स्टाइल, डिजाइन्स, कलर्स, मटेरियल्स की वजह से उसके अंदर डाइवर्सिटी भी आ जाती है। और यही हमारे इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कस्टमर्स को सेलिब्रेट करता है, दर्शाता है, उसको मनाता है कि हाँ भाई हमारे इंडिया का जो रीति रिवाज है वो हर जगह अलग अलग है, सेम होने के बावजूद भी हर तरफ अलग अलग है। अब आपके पास आता है एक एक्स्ट्रा नॉलेज आती है, डोंट मिस आउट। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड एंड इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड एज फार एज अवे एज यूरोप। यानी कि बहुत सालों पहले से ही इंडिया जो है वो बहुत ही अच्छा कॉटन का व्यापारी है। कॉटन में वो बहुत वर्ल्ड वाइड हर तरफ वो जो है कॉटन बना कर भेजता है। कितनी दूर दूर यूरोप तक इंडियन की कॉटन्स जाती हैं, ठीक है, कॉटन का कपड़ा। वन ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन कॉल्ड चिंस, ठीक है। चिंस जो है वो एक तरीके का एक बहुत ही ब्यूटीफुल, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो प्रिंट है इसे हम बोलते हैं चिंस। चिंस जो है ये एक तरीके का पैटर्न है, ठीक है, इंडियन क्लोथ्स में, कॉटन क्लोथ्स में एक तरीके का ये पैटर्न है। अब इस पैटर्न की जो है कपड़ा जो है इंडिया हर तरफ भेजता है। तो यूरोप में इसकी ड्रेसेस बनती थी और उन ड्रेसेस की डिमांड इतनी ज्यादा होगी, इस कपड़े की ड्रेसेस की डिमांड इतनी ज्यादा होगी इस प्रिंट की, कि भाई क्या होने लग गया, जो यूरोप का खुद के जो टेक्सटाइल्स थे, खुद के जो कपड़े थे, वो क्या होने लग गए, वो इतने डिमांड में नहीं आने लगे, उनको लॉस होने लग गया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो वो हमारा ये जो चिंस का कपड़ा है, चिंस का जो टेक्सटाइल है, ये जो प्रिंट है वो इतना पॉपुलर हो गया 17th सेंचुरी में कि यूरोप की खुद की जो ड्रेसेस थी वो जो हो गई, ड्रॉप हो गई, वो कोई खरीद ही नहीं रहा था। इवेंचुअली टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रोडक्ट, अब अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने डिसाइड किया कि हम अब इंडिया से चिंस जो है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमने बैन लगा दिया है, ठीक है। तो सोचो हम भी बाहर की चीजें क्यों लें, तभी तो हम बोलते हैं ना कि इंडिया में स्वदेशी जो हमारे देश की चीजें होती हैं वही खरीदें, ताकि हमारे देश का जो पैसा है देश में ही रह जाए। बाहर की चीजों की अगर डिमांड ज्यादा होगी तो हमारे खुद के देश के जो प्रोडक्शन होगी उसको कौन पूछेगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अगर बाहर के लोग हमारे इंडिया की चीजों को बैन कर रहे हैं,
तो हमें भी अपनी स्वदेशी ही चीजें खरीदनी चाहिए, बाहर की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास आता है, यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो बहुत सारे डिफरेंट साड़ी के यूजेस आप देख पा रहे हो। ठीक है, साड़ी को डालने का तरीका अलग है, साड़ी को हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जब लेडीज साड़ी को डालती हैं तो किस तरीके से उसको यूज करती हैं, तो देखो सबसे पहले जो है, वुमेन ऑफन पुट द साड़ी टू मैनी यूजेस बियॉन्ड दैट द ड्रेसेस पिक्चर फ्रॉम द साउथ इंडिया। अभी साउथ इंडिया की पिक्चर्स हैं, अगर आप सबसे पहली पिक्चर देखोगे तो एक बच्चे का झूला बना के उसको टांग दिया और खुद काम कर रही है ना, तो वो झूला झूल रहा है बच्चा। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हो कि वो अनाज के लिए उसको एक गैदर करने के लिए, अनाज को इकट्ठा करने के लिए उसको कपड़ा की तरह यूज थी, तो इस तरीके से उसने उसको ऐसे यूज करा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि उसने यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे पानी से कुछ मछलियां वगैरह भी इकट्ठी कर रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, है ना। नीचे डाली और मछलियां ऊपर आ गई, पानी से कपड़ा नीचे चला गया, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसको कपड़े को इकट्ठा करके एक पॉट सा बना दिया ताकि उसके ऊपर हम मटका रख सके, एक स्टैंड बना दिया। धूप से बचने के लिए साड़ी का यूज किया जा रहा है, नीचे लेटने के लिए एक मैट बना दिया, एक तरीके से साड़ी का ऐसे यूज किया जा रहा है। इसी से रिलेटेड हमारे पास इसका लेट्स एक्सप्लोर का क्वेश्चन है। तो यहीं पर क्वेश्चन है, इन द अबव पिक्चर्स कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट अ साड़ी हैज बीन यूज्ड फॉर। अब अभी ये जो हमने पिक्चर्स देखी हैं, क्या उनको देख के आप पहचान सकते हो कि साड़ी किस किस जगह के लिए कैसे कैसे यूज की गई है। तो यस, हमने पहली पिक्चर में ये देखा कि एक बच्चे के लिए झूला बना दिया गया था। फिर हमने देखा कि एक फिशिंग नेट, यानी कि जैसे हमने उसको नीचे डाला फिशेज ऊपर आ जाएंगी और जो नीचे जो है पानी चला जाएगा। एक हेड कवर था बैलेंस करने के लिए, ऊपर मटका रखने के लिए, गुड्स कैरी करने के लिए, यानी कि जैसे वो अनाज ले रही थी और अगर उसको हम ढक लें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन एंड सनलाइट हो सकता है। एक लेटने के लिए एक मैट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास आता है, आर यू अवेयर ऑफ और कैन यू इमेजिन मोर यूजेस फॉर द साड़ी। अब साड़ी के कुछ और यूजेस हो सकते हैं, तो यस, क्योंकि साड़ी क्या एक लॉन्ग मटेरियल है क्लोथ का, है ना, एक क्लोथ है, तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। देखो अपनी अपनी क्रिएटिविटी बताओ। कर्टन्स की तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैंकेट, अगर मोटी साड़ी है तो आप उसको ब्लैंकेट की तरह यूज कर सकते हो। लंबी होती है तो हम एक रॉप की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक कैरी बैग की तरह यूज कर सकते हैं हम। आपने तो आजकल नोटिस भी क्या होगा, जो जैसे घरों में डेकोरेशंस होती हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, बड़ी बड़ी साड़ियां लेकर आते हैं वो बड़े बड़े कलर्स की, तो उसको ऊपर कपड़ा बांध देते हैं, नीचे कपड़ा बांध देते हैं, तो यानी कि डेकोरेशन के लिए। ठीक है, डेकोरेशन के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंट यूजेस ऑफ साड़ी, ये जो भी हमें लगता है कि ऐसे यूज हो सकती है। सेम ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ साड़ी, साड़ी का ये एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए एक डिफरेंट स्टाइल की लिस्ट बनाओ जिसके अंदर आप एक धोती को आपने देखा है, तो धोती में कौन सा फैब्रिक आप बोथ एज रिगार्ड्स ऑफ फैब्रिक और धोती का आपको कैसे आप यूज में कर सकते हो और उसको आप क्या कंक्लूजन आप निकालते हो। तो जैसे हमने इतना बड़ा पैराग्राफ अब हमने साड़ी के लिए बताया, अब हमें धोती के बारे में भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर धोती की बात करें तो स्टाइल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टाइल्स की बात करते हैं, तो कितने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में धोती होती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसे हम बोलते हैं धोती। ठीक है, तो ये जो धोती आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत ही अलग अलग स्टाइल में इंडिया में हर जगह पर वियर की जाती है। जैसे कि सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो बंगाली स्टाइल, है ना, प्लेट्स होती हैं फ्रंट से बैक पे टक करते हैं। राजस्थानी स्टाइल होता है, वेस्ट से टाइट होती है, डेकोरेटिव प्लेट्स होती हैं। नॉर्थ स्टाइल देख सकते हो, नॉर्थ इंडियन स्टाइल देख सकते हो, प्लेन होती हैं। तो यहाँ पर स्टाइल्स की अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया, बंगाली स्टाइल, ठीक है, राजस्थानी स्टाइल या फिर नॉर्थ इंडियन स्टाइल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूजेस की, ठीक है, तो यूजेस में अगर देखा जाए तो यूजेस में धोती भी तो क्या है, एक कपड़ा ही तो है, स्ट्रेट कपड़ा ही है। तो यूजेस में हम वैसे यूजेस लिख सकते हैं जैसे हमने साड़ी के लिए थे। ठीक है, जैसे कि मान लो हेड कवर करने के लिए, है ना, कई लोग उसको टर्बन की तरह, पगड़ी की तरह बांध लेते हैं, हेड कवरिंग
कई बार उसको लोग गमछे की तरह यूज कर लेते हैं, टॉवल की तरह यूज कर लेते हैं आफ्टर बाथिंग, ठीक है। कई लोग उसको सोने के लिए उसको एक ब्लैंकेट की तरह यानी कि बेडिंग की तरह यूज कर लेते हैं। कपड़ा ही तो उसको कैसे मर्जी यूज कर लो। फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन ये है कि जैसे धोती और साड़ी है ना, एक वर्सेटाइल गारमेंट्स है। वर्सेटाइल का मतलब कि जिनके अंदर वैरायटी ऑफ स्टाइल्स हो गए, डिफरेंट रीजन्स में आप डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में डिफरेंट तरीके से उसको यूज किया जाता है। जो है सभी के अंदर डाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा है ना। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि आप उसको डिफरेंट स्टाइल यूज कर सकते हो, यूजेस आप उसके बहुत सारे यूज कर सकते हो। कंक्लूजन यही है कि दोनों में ही क्या है, यूनिटी है, एक कपड़ा है लेकिन डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी स्टाइल्स, यूजेस, पैटर्न्स, टेक्सटाइल्स एंड यूनिटी क्या है, उनका नाम है क्या, एक प्लेन कपड़ा ही तो है। दिस इज द कंक्लूजन। तो कितना ब्यूटीफुली इसका कंक्लूजन लिखा है कि धोती और जैसे कि साड़ी दोनों के दोनों एक वर्सेटाइल गारमेंट है, यानी कि उसकी बहुत सारी यूजेस हैं, अलग अलग स्टाइल में यूज कर सकते हैं और डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटी के लोग इसको यूज करते हैं। दोनों के दोनों, धोती और साड़ी दोनों के दोनों यूनिटी का मतलब शेयर्ड कल्चरल ट्रेडिशन, यानी कि हमारे पुराने रीति रिवाजों को उसको शेयर करते हैं। तो यूनिटी आ गई। डाइवर्सिटी कहाँ आती है, इन हाउ इट इज अडेप्टेड, उसको कैसे अडेप्ट किया गया, कैसे उसको एडजस्ट किया गया, कैसे उसका अलग स्टाइल बनाया गया, कैसे उसको यूज किया गया, किस तरीके से हमने उसके अंदर पैटर्न्स दिए हैं, क्या कलर्स यूज किए हैं, कौन सा कपड़ा यूज किया है, ठीक है। तो दिस इज अगेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारी साड़ी एंड धोती के अंदर भी दिखाई देती है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास फेस्टिवल्स कैलोर। अब कैलोर का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत ही इमेंस वैरायटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में फेस्टिवल्स होते हैं। अ फ्यू कॉमन वंस आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। कुछ ऐसे कॉमन फेस्टिवल्स होते हैं जो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट सेम टाइम पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट उनके नेम डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति क्या है, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इन द मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑन और अराउंड जनवरी 14। अब देखो मकर संक्रांति जो है ना वो जनवरी में आता है, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि उस डे के बाद से ना दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो जनवरी में क्या होती है, सर्दियां होती है ना, ठीक है। सर्दियों के बाद, अब गर्मियों में दिन क्या होते हैं, बड़े, और सर्दियों में दिन क्या होते हैं, छोटे। तो मकर संक्रांति के बाद जो दिन है वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से हम कह सकते हैं मार्किंग ऑफ समर, ठीक है। उसके बाद अगर हार्वेस्ट सीजन भी होता है वहाँ पे, ठीक है। अब हार्वेस्ट सीजन का मतलब क्या होता है कि जो पहले फसलें वहाँ पे लगाई हुई होती हैं, अब उनको काटने का टाइम आ चुका है, ठीक है। फसल की कटाई का टाइम आ चुका है, उसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति। अब इसके बहुत सारे नेम हैं पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। क्या है उनके नाम, लेट्स डिस्कस। तो जैसे अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले यहाँ पर हम बोल रहे हैं शिशुर संक्रांत, ठीक है। यहाँ पर शिशुर संक्रांत बोलते हैं, इस साइड बोलते हैं मागी या फिर लोहड़ी, यहाँ पर बोलते हैं खिचड़ी पर्व, यहाँ होता है आपका माघ बिहू, ठीक है। पौष संक्रांति बंगाल में बोलेंगे, ठीक है। मकर संक्रांति, यहाँ पर मकर संक्रांत जो है वो पूरे भारत में का ये नाम है, पूरे भारत में इसे बनाया जाता है, लेकिन हर जगह अलग अलग नाम है। जैसे उत्तरायण आपने सुना होगा, यहाँ तो मकर संक्रांति ही है। मकर संक्रांति, ठीक है। मकरा विलाक्कू, पोंगल, पेड़ू पेंड्युआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है बहुत सारे डिफरेंट नाम है, इन नामों को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारा इंडिया में ये क्या एक तरीके की भिन्नताएं तो हैं, डाइवर्सिटी तो है, लेकिन यूनिटी है। अगेन यूनिटी, यहाँ बात हो रही है एक ही पर्व, एक ही फेस्टिवल डिफरेंट जगह पर मनाया जा रहा है, डिफरेंट नाम लेकर। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब इसी से ही रिलेटेड आपके पास इन चैप्टर को ये लेट्स एक्सप्लोर है। इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, हाउ इट इज सेलिब्रेटेड इन योर रीजन, अपनी जगह पर जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, हाउ डू यू नो वेदर इट इज सेलिब्रेटेड इन द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया, क्या आपको पता है कि ये जो फेस्टिवल जो आपके रीजन में मनाया जाता है, जो आपका फेवरेट फेस्टिवल है, ये दूसरे
पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी मनाया जाता है, और अगर मनाया जाता है तो डिफरेंट नेम कौन से हैं इसके, ठीक है। तो मेरा जो फेवरेट फेस्टिवल है वो है दिवाली। जी हाँ, वो है दिवाली, ठीक है। अब ये क्या है, इन माई रीजन वी सेलिब्रेट इट इन द बाय लाइटनिंग दियाज एंड शेयरिंग स्वीट्स। हम क्या करते हैं, मैं अपने रीजन में हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, दिए जलाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं और नए कपड़े डालते हैं, ठीक है। और इसको दीपावली बोला जाता है सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया में, इंडिया के कुछ हिस्सों में इसको दीपावली बोला जाता है, और सेम कस्टम, सेम रीति रिवाजों से इसको मनाया जाता है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। दिवाली जो है वो पूरे भारत का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है और मेरा फेवरेट है ये। हम नए कपड़े डालते हैं, स्वीट्स बांटते हैं, घर सजाते हैं, लाइट्स दिए जलाते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं। तो इसी तरीके से पूरे भारत में ये फेस्टिवल ऐसे मनाया जाता है। अगर आपका कोई फेवरेट फेस्टिवल है, आपके रीजन में मनाया जाता है, और अगर आपको पता है कि ये पूरे रीजन में, पूरे इंडिया में किसी और तरीके से मनाया जाता है कहीं और, तो वो प्लीज़ मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर many major festivals are taken place in India. Make a list of few of main ones and various names in the different part of the country. अब जैसे कि यहाँ पे बात करें तो यही टाइम चल रहा है, अक्टूबर नवंबर का ही टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे जो मेजर जो फेस्टिवल्स हैं वो दिवाली है, और साउथ इंडिया में उसको दीपावली कहते हैं। और अभी दुर्गा पूजा गई है, जिसको हम नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं एज दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। और भी अगर आपके आसपास कोई ऐसा जो है त्योहारों का जो सीज़न है, जैसे आज कल चल रहा है, तो आपके वहाँ पे कोई त्यौहार ऐसे मनाए जाते हैं तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है एन एपिक स्प्रेड। एपिक का मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग पोएम जनरली नरेटिंग द एडवेंचर्स ऑफ हीरोज एंड अदर ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट। तो हम एपिक को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक लॉन्ग पोएम होती है जो जनरली बताती है कि किस तरीके से, जनरली नरेट a long poem generally narrating the adventures of the heroes and the other figures, great figures of the past, कि किस तरीके से, एक ऐसी लॉन्ग पोएम बताती है कि किस तरीके से पहले के ज़माने में बड़े बड़े जो अच्छे फिगर्स थे, मतलब कि महान लोग थे, जो हीरोज थे, उन्होंने किस तरीके से एडवेंचर्स किए, यानी कि कुछ ना कुछ उन्होंने नया किया, सोसाइटी से अलग किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, लिटरेचर ऑफर्स अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो लिटरेचर है, यानी कि जो हम आजकल किताबें पढ़ते हैं, पहली वाली जो किताबें रिटन है, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें बताती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कैसे, किस तरीके से एकता में अनेकता है, कैसे बताती है। तो इंडियन लिटरेचर जो है वो बहुत ही डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब बहुत ही भिन्न है, अलग अलग है, चाहे हम उसमें लैंग्वेज की बात कर दें या फिर टेक्निक्स की बात करें। लैंग्वेज मतलब आपको पता ही है, पहले आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, है ना। भाषा शैली भी अलग अलग होती थी, तो बहुत सारी अलग लैंग्वेजेस में भी हैं और टेक्निक्स में भी हैं। टेक्निक्स का मतलब क्या है कि कुछ जो है वो बहुत ही वायलेंट है, लड़ाई झगड़े वाली है, कुछ जो है वो बहुत ही शांत है, कुछ जो है बहुत हंसी वाली है, ठीक है, कुछ जो हैं वो बहुत ही शिक्षा देने वाली हैं। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन शेयर्ड इम्पॉर्टेंट थीम्स एंड कंसर्न्स, लेकिन सभी ने इम्पॉर्टेंट थीम्स और कंसर्न ही शेयर किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टोरी बिना किसी मॉरल के, बिना किसी शिक्षा के, ठीक है, बिना किसी कंसर्न को, किसी एक कंसर्न को पॉइंट करते हुए ऐसी बना दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो लिटरेचर है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अगर हम बोले यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें हम। जैसे कि अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये है पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र का एक एग्जाम्पल है। ये क्या है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज। ये जो पंचतंत्र है ये है कलेक्शन ऑफ बहुत ही अच्छी स्टोरीज की। उन स्टोरीज में क्या है, विद एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स टीचेस अस द इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स, यानी कि उन स्टोरीज में, कई स्टोरीज में
कहीं ना कहीं एनिमल्स जो हैं वो मेन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमें वो लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स और स्किल्स सिखाते हैं, ठीक है। ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 ईयर्स ओल्ड। अब ये जो लिखे गए हैं, ये जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट हैं, ये कम से कम 2200 साल पुराने हैं। लेकिन जो स्टोरीज आज हम पढ़ते हैं वो हर एक लैंग्वेज में है। द स्टोरीज हैव बीन अडैप्टेड इन एवरी इंडियन लैंग्वेज। आज के टाइम पे जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें सारी की सारी ये स्टोरीज हैं, चाहे वो इतनी पुरानी संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन आज हर एक इंडियन लैंग्वेज में वो अवेलेबल हैं। इनफैक्ट 200 एडेप्टेशंस ऑफ द पंचतंत्र एग्जिस्टेड इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस, यानी कि 200 अडेप्टेशंस, यानी कि कम से कम 200 ऐसी अडेप्टेशंस हैं, ऐसी जो पंचतंत्र की जो स्टोरीज हैं उनको 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में लिखा गया है। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के देशों में भी, जी हाँ, बाहर के देशों में भी इसको बहुत पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम ट्रैवल करते हैं बियॉन्ड इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अरब हो गया वर्ल्ड का, यूरोप हो गया, ये सारी की सारी जो स्टोरीज हैं वहाँ तक पहुँची हुई हैं, वहाँ के लोग भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ हाउ वन कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज हैज बिकम मैनी। तो देखो, एक कलेक्शन ऑफ जो स्टोरीज हैं वो किस तरीके से इतनी सारी अलग में बदल गई, चाहे वो लैंग्वेजेस में लगा लो, चाहे वो अडेप्टेशंस में लगा लो, यानी कि उसमें थोड़ा सा अलग से मॉडिफाई करके उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड हाउ वन कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज हैज बिकम मैनी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें, the most striking case, however, is that India's two epics, the Ramayana and the Mahabharata. अगर हम बहुत ही केसेस, स्ट्राइकिंग केसेस, यानी कि जो एकदम दिमाग में, अगर पुरानी स्टोरीज की बात करें तो एकदम में दिमाग में जो स्ट्राइक करती हैं, वो इंडिया की बहुत पुरानी 2 एपिक स्टोरीज हैं, दैट इज रामायण एंड महाभारत। जी हाँ, आपने सुना ही होगा, ठीक है। These two long Sanskrit poems, which together might fill some 7,000 pages in their original versions, narrate the stories of the heroes who fight to re-establish धर्म। अब ये जो 2 लॉन्ग स्टोरीज हैं वो कम से कम 7,000 पेजेस में लिखी गई हैं, अगर हम उसके ओरिजिनल वर्जन की बात करते हैं तो, ठीक है। और नरेट करती हैं स्टोरीज ऑफ हीरो की स्टोरीज बताती हैं जिन्होंने फाइट की धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए, दोबारा से धर्म को लाने के लिए फाइट की। और इन द महाभारत द पांडवास विद द कृष्णास हेल्प फाइट देयर ओन कजन्स दैट कौरवास टू रिकवर देयर किंगडम। तो यहाँ महाभारत में पांडवास जो थे, उन्होंने कृष्णा की हेल्प से, श्री कृष्ण जो हमारे लॉर्ड हैं, उनकी हेल्प से क्या किया, अपने कजन्स के साथ फाइट करी, जो उनको हम कौरवास कहते थे, ताकि वो अपना साम्राज्य फिर से रिकवर कर लें। जहाँ वो रहते थे, जो उनका साम्राज्य था, वो हड़प के बैठे हुए थे, तो उन्होंने वो फिर से रिकवर करने के लिए पांडवास ने कृष्णा की हेल्प ली। इन द रामायण, राम विद द हेल्प ऑफ हिज brother Lakshman and the Hanuman defeats the demon Ravan who has kidnapped his wife Sita, ठीक है। तो यहाँ पर रामायण के अंदर राम जी ने हेल्प ली अपने ब्रदर की, लक्ष्मण की एंड हनुमान जी की, और उन्होंने जो राक्षस रावण था उसको हराया, डिमोन रावण को हराया, जिन्होंने किडनैप कर लिया था उनकी वाइफ सीता को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 पोएम्स के बारे में जाना है। अब यहीं से ही आपको एक पिक्चर में दिखाती हूँ जिसके ऊपर एक क्वेश्चन है, बट उससे पहले एक फाइनल स्टेटमेंट यहाँ देख लो। These stories contain many shorter ones that focus on the values and constantly ask questions about who is right and what is wrong. What is right and what is wrong. अब देखो, ये जो बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, देखो 7,000 पेजेस की स्टोरीज जो हैं, उनको हमने काफ़ी शॉर्टर लैंग्वेजेस में, वर्जन्स में निकाला, ताकि वो फोकस कर सकें मेन पार्ट पे और क्वेश्चन आ सके कि क्या ठीक है और क्या गलत है। क्लियर है ये बात। तो जितनी भी स्टोरीज होती हैं, पास्ट के लिटरेचर जो होता है, वो हमें यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, हमें सोचने पे मजबूर करता है। नाउ लेट्स गेट बैक टू दैट फाइनल पिक्चर।
अब यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हो, इस पिक्चर को आपने अच्छे से देखना है। और ये पिक्चर जो है एक पेंटिंग है जो एक बड़ा सा एपिसोड रामायण का बताती है। 18th सेंचुरी की पिक्चर है ये, ठीक है। इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो यहाँ पे जो सीता हरण हो रहा है ना, ये जो रावण है जिनका 10 फेसेस हैं, ये सीता को किडनैप करके उनका हरण करके ले गए थे। और यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे ये बर्ड देख रहे हो, लार्ज बर्ड देख रहे हो जिसको हम जटायु कहते हैं, ठीक है, वो सेव करने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले क्या हुआ था, जैसे जो यहाँ रावण है वो एक संत का भेष धारण करके आया था और सीता जी को यहाँ से अपनी कुटिया से बाहर निकाला उन्होंने, ठीक है। अगर वो ऐसे रावण बन के आता तो वो बाहर नहीं निकलती, तो ये संत बन के आए और उन्होंने उसको बाहर निकाला, सीता मैया को, और फिर इस तरीके से उनको किडनैप करके लेकर गए, ठीक है। अब यही आपके पास लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन आता है, इन द क्लास डिस्कशन try to identify the episode depicted in the painting and important details associated with it। ये जो पेंटिंग हमने अभी देखी है इसको डिस्कस करने की कोशिश करो। तो इस पेंटिंग में क्या है, द पेंटिंग डिपिक्ट्स रावण abducting सीता फ्रॉम रामायणा, ठीक है। तो ये रावण जो है वो एब्डक्टिंग सीता, रामायण से ये सीन उठाया गया है और ये पिक्चर बताती है कि रावण जो है वो एब्डक्टिंग सीता। एब्डक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी को इलीगली लेकर जाना, जोर जबरदस्ती गलत तरीके से इलीगली लेकर जाना, ठीक है। रावण विद मल्टीपल हेड्स इज इन द चैरियट। तो हमने वहां पर देखा कि जो रावण जिसके बहुत सारे सिर थे, ठीक है, वो अपने रथ पे था। सीता इज शोन बीइंग टेकन अवे फोर्सफुली। सीता को लेकर जा रहा था और उनको लेकर जाया जा रहा था फोर्सफुली, जबरदस्ती लेकर जाया जा रहा था। लार्ज बर्ड रिप्रेजेंट्स जटायु। जो बड़ा सा जो बर्ड है वो जटायु को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ट्राई कर रहा था सेव करने की सीता मैया को, ठीक है। The scene occurs in the Panchvati forest during Rama's exile। तो ये जो सीन है ये पंचवटी से, फॉरेस्ट से लिया गया है जब राम जी का वनवास चल रहा था। राम्स एग्जाइल, राम जी का वनवास चल रहा था, ये तब का सीन लिया गया है पंचवटी फॉरेस्ट से, ठीक है। दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ राम्स क्वेस्ट टू रेस्क्यू सीता। अब यहाँ से राम जी की जर्नी स्टार्ट होती थी, उनका स्टार्ट होता था जब सीता जी को उन्होंने बचाना था, वहां से राम जी का क्वेस्ट स्टार्ट होता था। अब क्वेस्ट का क्या मतलब होता है, क्वेस्ट का मतलब होता है अ लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग, जिसको हम हमें डिफिकल्ट हो जिसको ढूंढने में, ठीक है। तो एक लॉन्ग सर्च, तो राम जी की सर्च स्टार्ट होती थी सीता जी को बचाने के लिए यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है, For more than 2 millenniums, these two epics have been translated or adapted into regional literatures in India। अब कौन सी 2 epics की बात हो रही है, रामायण एंड महाभारत। तो 2000 मिलेनियम्स क्या होते हैं, 2000 से भी ज़्यादा इन ये जो 2 एपिक्स हैं इनको ट्रांसलेट किया गया है, अडेप्ट किया गया है रीजनल लिटरेचर। रीजनल लिटरेचर्स का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ लोग जो रह रहे होते हैं, जिन जिन के जगह पे रह रहे होते हैं, जैसे कि मान लो कोई साउथ में रह रहा है, कोई अरब में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, ठीक है। तो वहाँ वहाँ की जो लिटरेचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा हज़ारों में ट्रांसलेशंस इन 2 रामायण और महाभारत की हुई हैं। इन एडिशन काउंटलेस फोक वर्जन्स, और काउंटलेस फोक वर्जन्स क्या होता है, जैसे कि कईयों का जैसे फॉक्स होते हैं, फॉक जैसे मतलब कि यहाँ पर लगा लो, हम कहते हैं ना, यहाँ से आप लगा सकते हैं कि आपका जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो फॉक डांस करते हो। फॉक डांस का मतलब क्या होता है, जैसे हरियाणवी डांस हो गया, पंजाबी डांस हो गया, साउथ इंडियन डांस हो गया, तो वहाँ का ऐसे डिफरेंट फोक वर्जन्स में कि उनके अलग अलग जो उनके धर्म हैं, जाति हैं, उनके अकॉर्डिंग भी उनके काउंटलेस वर्जन्स हैं। तमिलनाडु के पास अकेले 100 वर्जन्स हैं महाभारत एंड रामायण के। और सोचो पूरे इंडिया के पास कितने वर्जन्स होंगे,
ठीक है। मैनी कम्युनिटीज हैव देयर ओन वर्जन्स, काफ़ी कम्युनिटीज के पास भी उनके खुद के वर्जन्स हैं। प्रिजर्व्ड लीजेंड्स कनेक्टिंग देयर ओन हिस्ट्री विद दीज एपिक्स, तो अब उन्होंने जो पहले हिस्ट्री के साथ जो कनेक्ट कर रहे थे, यानी कि मान लो जब वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, महाभारत या फिर रामायण के अंदर कोई भी सीन था या फिर कोई भी इंसिडेंट था, उनके साथ जो रिलेटेड जो भी लोग थे, जो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। उन्होंने भी लोगों को दिखाने के लिए, देखो ये उस टाइम के ज़माने पे ऐसे थे, इस तरीके से उन्होंने बचा के रखा हुआ है ये सब चीज़ें अपनी कम्युनिटीज़ में। नाउ कम्युनिटीज़ लाइक भिल्स, द गोंड्स, द मुंडास और बहुत सारी कम्युनिटीज़, इन कम्युनिटीज़ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था ना। तो ये सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें क्या होता है, transmitted orally how the heroes of रामायण एंड महाभारत visited tribes respective region। अब उनके अंदर क्या है, लोगों को orally बताया गया, ठीक है। अब कहीं रिटर्न नहीं था, रिटर्न में तो रामायण और महाभारत की सारी के सारी चीज़ें थी, है ना, कि क्या क्या हुआ, उन्होंने कैसे कैसे काम किए, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, orally बताया कि किस तरीके से रामायण और महाभारत के जो हीरोज हैं उनकी जगह पर आए, विजिट किया उन्होंने, ठीक है। तो जैसे हम कई बार क्या होता है, हम किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो हम कहते हैं ना, अरे यहाँ क्या हुआ था, जैसे वृंदावन की बात अगर हम करें तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने परिक्रमा की थी, यहाँ पर वो कुंड है, यहाँ पर वो रासलीला करते थे, निधिवन है ना, ऐसे से हम बताते हैं ना। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो बताती हैं, ऑरली बताती हैं, कहीं रिटन नहीं होता ये, ऑरली बताती है कि किस तरीके से रामायण और महाभारत के जो हीरोज़ हैं वहाँ पर आए थे। अब महाभारत में जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बता सकते हैं हम, जर्नली एनी और ऑल ऑफ द 5 पांडवास विद देयर वाइफ द्रौपदी बट ऑल्सो समटाइम्स देयर कजन्स एंड एडवर्सरी द्रोणा, दुर्योधन, ठीक है, दुर्योधन। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि किस तरीके से महाभारत में कौन कौन से जैसे विजिट किया, जैसे मान लो 5 पांडवास थे, साथ में उनकी वाइफ द्रौपदी थी, कई बार उनके कजन्स या फिर उनके जो है एडवर्सरी, क्या होते हैं एडवर्सरी, उनके जो ओपोनेंट होते हैं, जैसे कि जो उनके एनिमी होते हैं, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट में ऑपोजिट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऑपोजिट जो दुर्योधन थे, तो कैसे वो जो है उनको वहाँ पर विजिट करा उन्होंने, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देने के लिए हमारे पास है पंच पांडवार। अब यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्टोन के ऊपर जो है ये 5 पांडव जो हैं यहाँ पर खोदे गए हैं, बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये है फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी, तमिलनाडु के अंदर ये क्रेव एक कार्व किया गया है, स्टोन के अंदर खोदा गया है, गोदा गया है, इसे हम बोलते हैं पंच पांडवार, ठीक है। वो 5 जो ब्रदर्स थे उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया कि हाँ जी यहाँ से निकले थे, तो उसको एक सिंबल की तरह वहाँ पर बनाया गया। तो इस तरीके से हर कम्युनिटीज़ में उनके खुद के कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे और वो जो एक्सपीरियंस रहे हैं उन्होंने इस तरीके से उनको डिपिक्ट करा है। अब ऐसे ही द एंथ्रोपोलॉजिस्ट के.एस. सिंह डायरेक्टेड पीपल ऑफ इंडिया, तो हमने जैसे स्टार्टिंग में बात कही तो उन्होंने एक सर्वे लिया था पीपल ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने कम्युनिटीज़ के बारे में, नंबर ऑफ पीपल के बारे में बताया था, ठीक है। तो उन्हीं ने ही क्या ऑब्जर्व किया, उनका नाम क्या था, के.एस. सिंह, उन्होंने ही क्या ऑब्जर्व किया महाभारत के केस में कि देयर इज़ हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री विच द एपिक हीरोज सच एज पांडवास डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू द फोकलोर्स। अब क्या है, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कंट्री में कोई ऐसा कोई हार्डली ही कोई एक प्लेस होगा जहाँ पर जो पांडवाज हैं उन्होंने क्या है विजिट नहीं किया होगा, पांडव्स ने विजिट नहीं किया होगा अकॉर्डिंग टू फोकलोर्स। फोकलोर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ के लोकल के लोग होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी प्लेस होगा ही नहीं इंडिया में या कोई भी ऐसी मुश्किल से कोई जगह होगी जहाँ पे उन्होंने विजिट नहीं किया होगा। सेम ऐसे ही रामायण के केस में भी कहा जाता है, ठीक है। जब वो वनवास के लिए निकले थे तो कई लोग कहते हैं अरे वो यहाँ से भी निकले थे, वो यहाँ से भी निकले थे, है ना। दीज 2 एपिक्स क्रिएटेड अ डेंस वेब ऑफ द कल्चरल इंटरेक्शंस अक्रॉस इंडिया एंड मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया। तो ये जो 2 एपिक्स हैं, यानी कि जो पुराने हमारे जो स्टोरीज हैं रामायण एंड महाभारत, ये एक डेंस वेब, एक जाल क्रिएट करती है। किसका क्रिएट करती है, कल्चरल इंटरेक्शंस अक्रॉस इंडिया एंड मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया। तो अब कल्चरल इंटरेक्शन तो है ही है, ठीक है,
हम लोग जहाँ जो मर्जी कह लें, हमारा कल्चर अलग है, साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है, वेस्ट का अलग है, ईस्ट का अलग है, लेकिन जैसे रामायण और महाभारत ने क्या किया, उन सबको जोड़ दिया। बेशक बेशक डिफरेंट भाषा थी, सब चीज़ डिफरेंट थी, ठीक है। उन्होंने कहा यहाँ पर आए, यहाँ रुके, चलो ठीक है, मान लिया। डिफरेंट लैंग्वेजेस में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके, लेकिन थी तो वही कहानियाँ कि यहाँ से गुजरे थे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अभी तक हमने पूरे जो चैप्टर है उसके अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखी हमने, लैंग्वेजेस के अंदर, क्लोथ्स के अंदर, ट्रेडिशंस के अंदर, ठीक है। और अब हमने किस में देखी है, इंडियाज क्लासिकल आर्ट्स में, क्लासिकल आर्किटेक्चर्स के अंदर। अब जैसे ये आप देख रहे हो, अभी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि स्टोन के ऊपर बने हुए थे 5 पांडवास, तो आप कहीं भी विजिट करेंगे पूरे इंडिया में तो आपको सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। कहीं भी किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस में आप विजिट करेंगे तो वहाँ की जो कल्चर होगा, वहाँ के जो बने आर्ट्स होंगे, तो वो भी हमारी क्या दिखाती हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखाती हैं। इंडियन कल्चर celebrates diversity as an enrichment but never lose sight of the underlying unity which nourishes that diversity। अब हमारा जो इंडियन कल्चर है वो डाइवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा भिन्नता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी भी उसने एकता को लूज नहीं की साइड, यानी कि एकता की नज़र नहीं खोई उसने। एकता में ही अनेकता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर पूरे चैप्टर में देखने को मिली। चाहे अब इस पर लास्ट में हमने आर्ट्स देख लिया, आर्किटेक्चर देख लिया, लिटरेचर देख लिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक चीज़ में हमने भिन्नता एंड डाइवर्सिटी देखी है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एकता थी, यूनिटी थी, ठीक है। तो ये था आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड बिग क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में होते हैं। लेट्स डू दैट। तो बिग क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ हार्मनी एंड यूनिटी अमंग वेरियस कल्चरल लिंग्विस्टिक रिलीजन एथनिक ग्रुप्स डिस्पाइट देयर डाइवर्स बैकग्राउंड्स। तो अब इंडिया के अंदर जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि एक तरीके से चाहे हम कल्चर में देख लें, है ना, हमारे रीति रिवाज में देख लें, भाषा में देख लें, या एथनिक ग्रुप्स में। एथनिक ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे जैसे कि रहने का कल्चर अलग हो गया, जैसे कि कोई जो कास्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। एथनिक ग्रुप्स में हम देख लें, उसके अंदर डाइवर्स बैकग्राउंड है, हम सब अलग अलग हमारा जो है बैकग्राउंड है। यानी कि कई लोग, आपने अगर नोटिस करा होगा, हमारे रहने का तरीका, हमारे फूड्स का तरीका, ठीक है, हमारी भाषा का, कल्चर का, एथनिक का, इन सब का जो है बिल्कुल अलग भिन्न बैकग्राउंड्स हैं हमारे, बिल्कुल अलग डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड्स हैं। दिस प्रिंसिपल अंडरस्कोर्स हाउ इंडियाज वास्ट एंड वेरिड कल्चर लैंडस्केप कोएग्जिस्ट पीसफुली। अब देखो यहाँ से हमें पता चलता है इतनी सारी भिन्नताएं के बाद भी हम सब एक तरीके से कैसे एक साथ रह रहे हैं, वो भी बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही पीसफुली, सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस व्हाइल फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल। अब क्या है, यहाँ पर हम एक दूसरे को देखते हैं कि हाँ, हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ठीक है, फिर भी क्या होता है, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है कि हम इंडियन हैं, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। अभी आपने नोटिस भी किया होगा कि मान लो कई लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, मान लो कोई एक साउथ का बंदा चला गया, एक नॉर्थ का बंदा चला गया, बाहर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, और दूसरे देश में एक दूसरे को मिल जाते हैं, अरे इंडियन इंडियन, तो वो मिल जाते हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना। तो क्या है, अलग अलग हैं, अलग उनका कल्चर, अलग सब चीज़ें हैं, बट फिर भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि हाँ, हम एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। इट इज़ द आइडिया दैट डिस्पाइट द multiplicity of traditions, language, customs, there is inherent unity that binds the nation together, creating a collective national identity। तो इतनी सारी अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रीति रिवाज, कस्टम्स के बाद भी हमारे अंदर एक यूनिटी आती है जो हमारे को एक दूसरे से बांध के रखती है और हमारे को एक नेशनल आइडेंटिटी बनाती है। अब वही मैंने अभी आपको बताया कि हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, भाई हम इंडियन हैं,
है ना। बेशक हमारे अंदर कल्चर अलग होंगे, भाषाएं हमारी अलग होंगी, एक हिंदी बोल रहा होगा तो एक तमिल बोल रहा होगा, एक तमिल बोल रहा होगा तो एक कन्नड़ बोल रहा होगा, लेकिन फिर भी बाहर जाके अरे वी आर इंडियन, ब्रदर ब्रदर, है ना। तो वो एक कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी बन जाती है हमारी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग। अब कौन सी इंडिया की डाइवर्सिटी जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा हमें लगती है कि हाँ भाई ये है, बहुत स्ट्राइक करती है हमको। तो सबसे पहले आती है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि भाषा के अंदर। इंडिया इज अ होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स विद 325 लैंग्वेजेस आइडेंटिफाइड एंड 25 स्क्रिप्ट्स यूज्ड अक्रॉस द कंट्री। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, हंड्रेड्स में, यानी कि सैकड़ों भाषाएं हैं और बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है, उनको एक्सप्लेन करने का इमोशंस, ठीक है, इमोशंस होते हैं हमारे, जैसे किस तरीके से हम उसको बोलते हैं, डायलेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब 325 भाषाएं जिनको हम जानते हैं, अभी तो जो सिर्फ हम कह सकते हैं लिस्ट में आ गई हैं, लेकिन कई ऐसे भी हो सकते हैं ना जहाँ छोटे छोटे एरिया उनकी भाषाएं कुछ और हो सकती हैं। 25 स्क्रिप्ट होती हैं, यानी कि भाषा शैली, जैसे कि देवनागरी होती है और भी बहुत सारी, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, भाषा शैली बोलते हैं उसको। तो इतनी सारी भाषाएं जो हैं हमारी पूरी कंट्री में होती है। तो सबसे पहले आ गई लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। फिर आता है कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। कल्चरल एंड रिलीजियस, तो हमारी जितने भी रीति रिवाज हैं या फिर हमारे कितने भी रिलीजन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर भी आता है, जैसे कि वेरियस रीजन्स हैव distinct customs, traditions, religious practices, yet common festivals like Diwali, Holi, Eid are celebrated across the nation। अब हमारे अंदर बहुत सारे, हम अलग अलग जगहों पे रहते हैं, हमारी जो जितने भी धर्म हैं, ठीक है, हमारे जो धर्म है वो भी सबके अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, ईद भी बोलते हैं, ईद मुबारक भी बोलते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे हमारे भारत देश के अंदर ये सब चीज़ें मनाई जाती हैं। नेक्स्ट आती है culinary डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या आ गया आपका क्यूजीन्स में, यानी कि खाने के अंदर। culinary डाइवर्सिटी मतलब कि खाने के अंदर, जैसे कि इंडिया बोर्ड्स एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ द क्यूजीन्स, ठीक है, विद ईच स्टेट हैविंग इट्स यूनिक डिशेज, कुकिंग स्टाइल्स, येट सर्टेन स्टैपल्स लाइक राइस, व्हीट एंड वेरियस पल्सेस आर कॉमन नेशन वाइड। अब क्या है, हर जगह पे कुजीन्स, यानी कि खाना बहुत अलग। कुजीन्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हर एक का अलग अलग खाना होता है। जैसे कि नॉर्थ का खाना अलग होता है, जैसे नॉर्थ में फेमस है छोले भटूरे, बहुत फेमस है ना। और अगर हम साउथ में जाते हैं तो वहाँ पर इडली वड़ा सांभर ये बहुत फेमस हो जाते हैं। ऐसे ही गुजरात साइड में जाते हैं तो जलेबी फाफड़ा हो गया, ठीक है, वो बहुत फेमस होते हैं। ऐसे ही जो है आपका ईस्ट का भी खाना होता है। तो इस तरीके से इनको क्यूजीन्स कहा जाता है। तो इन सब के अंदर अलग अलग डिशेस होती हैं, उनके कुकिंग स्टाइल अलग होते हैं, लेकिन फिर भी सबके अंदर जो एक कॉमन फूड जो रहता है, जो उनका बेसिक रोज़मर्रा का जो फूड रहता है, जैसे कि चावल, गेहूँ और दालें, ये तो सभी के अंदर होते हैं। उन्हीं को ही मिक्स मैच करके कॉम्बिनेशंस बना के उनका उसके अंदर क्या किया जाता है, डाइवर्सिटी लेकर आ जाती है, ठीक है। तो ये होगी culinary डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है क्लोथिंग डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली हमारे सबका पहनावा भी अलग अलग है। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग आर prevalent in the various regions such as the sari worn across the India with the regional variations in fabric, style, draping methods। तो ऑब्वियसली पूरे भारत के अंदर चाहे हम कहीं की भी बात कर लें, साड़ी वियर की जाती है, लेकिन अलग अलग जगहों पे अगर आप नोटिस करेंगे तो उनका फैब्रिक, कपड़ा अलग होगा, पहनने का स्टाइल अलग होगा, ठीक है, ड्रेपिंग मेथड भी उनका अलग रहेगा, उनके ऊपर पैटर्न्स भी अलग होंगे। जैसे हमने एक साड़ीज़ की बात करी थी, है ना, कांजीवरम साड़ी थी, है ना, बंगाल में अलग तरीके से डाली जाती। इस तरीके से सारी की सारी जो है ये फिर भी हमें क्या बताते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बताते हैं। यूनिटी होगी साड़ी, डाइवर्सिटी होगी उनके पहनने का तरीका। उसके बाद आ गया आपके पास, नेक्स्ट आते हैं फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। तो ऑब्वियसली फेस्टिवल जैसे कि मकर संक्रांति की हम बात करें तो ये पूरे के पूरे भारत में डिफरेंट नेम से मनाया जाता है, लेकिन स्टिल क्या है, कॉमन सेलिब्रेशन है ना हमारा। तो ये भी क्या हमें बताता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बताता है। तो है तो डाइवर्स, लेकिन सब अलग अलग नाम से मनाते हैं इसको, लेकिन है क्या, एक कॉमन ही तो है। तो मकर संक्रांति है, बताइए आप हमें किस चीज़ को लेकर हम मनाते हैं। यस बताइए, हार्वेस्ट सीजन आता है ना, फसलों का सीजन जब शुरू होता है तब हम इसको मनाते हैं। तो ये था सेकेंड बिग क्वेश्चन। थर्ड की बात करते हैं।
नेक्स्ट आता है हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी। हम किस तरीके से बता सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है उसमें जो है यूनिटी है। हमने कैसे बताया, अरे हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, देखो कैसे। वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द इंडियाज डाइवर्सिटी थ्रू शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज, common values of tolerance, respect, interconnected histories and national symbols। अब देखो, अब हमें कैसे पता चल रहा है कि हम सब भिन्न होने के बाद भी एक साथ हैं, क्योंकि हमारा कल्चरल हेरिटेज बिल्कुल सेम है, हमारा कल्चर बिल्कुल सेम है। हम एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, हम एक दूसरे को, मान लो पड़ोसी हैं, एक पंजाबी और एक बंगाली है, फिर भी एक दूसरे को क्या करेंगे, उनके साथ रहेंगे, रिस्पेक्ट से रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे। हमारी इंटरकनेक्टेड हिस्ट्री है ना, इंटरकनेक्टेड हिस्ट्री है, वही रामायण एंड महाभारत। तो इसलिए, और हमारा नेशनल सिंबल्स भी हमारे हैं, जैसे कि बाहर अगर मिल जाएंगे, अरे इंडियन इंडियन, भाई भाई, है ना। Despite linguistic, religious, and cultural differences, festivals like Diwali and practices like wearing the sari are celebrated across the regions। अब हमारी जो भाषाएं हैं या फिर हमारी जो रिलीजन्स हैं, धर्म है या हमारा कल्चर है, इन सब की डिफरेंस होने के बाद भी फिर भी हम, जैसे कि दिवाली हो गया, एक साथ मनाते हैं, ठीक है। साड़ी है वो हर कोई डालता है, और ये सारी की सारी चीज़ें पूरी भारत में मनाई जाती हैं। बेशक उनके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं मनाने के फॉर्म में, है ना। नेशनल नैरेटिव्स सच एज आर दोज फाउंड इन द रामायण महाभारत ऑल्सो प्रोवाइड अ कॉमन कल्चरल थ्रेड reinforcing a collective identity while embracing the regional uniqueness। अब इसी के अंदर हम जैसे रामायण और महाभारत की भी बात करते हैं, तो हमारे सब में कॉमन कल्चर आ गया। हाँ जी, हम सब मानते हैं रामायण और महाभारत में, फिर भी हमने उसके अंदर बहुत सारी भाषाएं देखी, बहुत सारे उनके वर्जन्स देखे, ठीक है। रीइंफोर्सिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सबकी एक साथ ही कलेक्टिव आइडेंटिटी हमें पता चल रही है ना। एक ही कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि भारतीय पर ही रीइंफोर्स, यानी कि फोकस किया जा रहा है, यानी कि हमारा रीजनल यूनिकनेस है। रीजनल यूनिकनेस यानी कि हम भारतीय हैं, यही हमारी यूनिकनेस है। तो इसलिए हम भिन्न होने के बाद भी हम एक हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर था, और इसके अंदर हम अब करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो अब स्टार्ट करते हैं बैक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडक्ट अ क्लास डिस्कशन ऑन द टू कोटेशंस एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमने 2 कोट्स पढ़े थे। तो फर्स्ट कोट जो था वो था बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ओ ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ टच ऑफ वन इन द प्ले ऑफ मैनी। तो हमें इसका मीनिंग डिस्कस करना है क्लास में। तो क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ मेंटेनिंग यूनिटी विद डाइवर्सिटी। तो एक यूनिटी विद डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता के साथ, ये आइडिया रिफ्लेक्ट करता है, उसको मेंटेन करेंगे। कैसे मेंटेन करेंगे? सेलिब्रेटिंग द हार्मनी बिटवीन वन एंड द मैनी। अब क्या करना है, ये जो आइडिया है ये हमें बताता है कि किस तरीके से हम एकता में अनेकता के आइडिया को मेंटेन कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं हार्मनी का मतलब क्या होता है, वही एकता, ठीक है। एकता हो सकती है, यानी कि इन दोनों के बीच में हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में बैलेंस क्रिएट हो सकता है। इट एक्सप्रेसेस अ डिजायर टू चेरिश द यूनिटी दैट बाइंड्स अस इवन व्हाइल अप्रिशिएटिंग द डिफरेंसेस अराउंड अस। तो ये एक तरीके से एक चेरिश करती है ये चीज़ को कि किस तरीके से जो यूनिटी है हम सबको एक साथ बांध के रखती है, फिर भी अप्रिशिएट करती है कि कितने हमारे बीच में कितने डिफरेंसेस हैं, हम लोगों के बीच में कितने डिफरेंसेस हैं। आप जहाँ पर भी रहते हो 100 किलोमीटर दूर चले जाओगे, वहाँ पे रिलीजन, रीजन्स, लैंग्वेज, कल्चर सब चेंज हो जाएगा, बट फिर भी हम सब में एक एकता है। तो ये कोट जो है इसका ये मतलब है। नेक्स्ट कोट जो है वो है श्री अरबिंदो जी का। तो वो क्या है कोट? द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज ऑलवेज बीन नॉर्मल टू इंडिया एंड इट्स फुलफिलमेंट the fundamental course of her being and its very nature, the many in the one would place her on the sure foundation of her संभावा and स्वधर्मा। अब इसका क्या मतलब है? इसका हमने पहले भी डिस्कस किया था, और इसका क्या मतलब है इसको अब हम वर्ड्स में लिखेंगे कि इट एम्फेसाइजेस दैट इंडियाज स्ट्रेंथ लाइज इन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो इंडिया की स्ट्रेंथ है
ठीक है, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो कौन से सिद्धांत के ऊपर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के सिद्धांत के ऊपर ही एम्फेसाइज करती है, जोर देती है। ही सजेस्ट दैट इंडियाज नेचुरल आइडेंटिटी दैट इज संभावा एंड द ड्यूटी दैट इज स्वधर्म। स्वभाव एंड स्वधर्म इसको बोलते हैं, यानी कि नेचुरल आइडेंटिटी हो गया स्वभाव, दैट इज नेचर, हमारा कर्तव्य दैट इज स्वधर्म, ठीक है, आर रूटेड इन ब्रिंगिंग टुगेदर द डाइवर्स कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स इनटू अ यूनाइटेड होल। तो हमारी जो भी आइडेंटिटी है, नेचुरल आइडेंटिटी है या हमारी ड्यूटी है, वो सभी के सभी चीज़ों को एक साथ रखना है, जैसे कि चाहे हमारा कल्चर हो, लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, सबको हम एक तरफ समझते हैं, एक साथ लेकर आगे हम चलते हैं। सो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, रीड द नेशनल एंथम एंड इट्स ट्रांसलेशन इन द प्राइमरी पेजेस ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, वेयर डू यू सी द डाइवर्सिटी एंड वेयर इज द यूनिटी, राइट 2 or 3 पैराग्राफ्स ऑन दिस। तो आपको नेशनल एंथम को रीड करना है और नेशनल एंथम कैसे हमारी डाइवर्सिटी या यूनिटी को बताती है उसको हमने बताना है। तो नेशनल एंथम जो है वो हमारी हाईलाइट करती है इंडियाज़ की जोग्राफिकल एंड कल्चर डाइवर्सिटी को by mentioning different regions and rivers such as पंजाब, बंगाल, यमुना रिवर, जैसे कहते हैं ना पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, ठीक है। तो उसमें सारे के सारे आपके आ जाते हैं, पंजाब आता है, बंगाल आता है, यमुना रिवर के बारे में बताया जाता है, जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है, टॉक्स अबाउट भाई पंजाब, गुजरात, द्रविड़ का मतलब क्या होता है, साउथ वाली साइड, साउथ साइड, एंड मोर सिंबलाइजिंग द वैरायटी ऑफ द लैंग्वेजेस, लैंडस्केप्स, पीपल अक्रॉस द नेशन। तो अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें क्या बहुत सारी भाषाओं का, लैंडस्केप का, बहुत सारे लोगों के नेशन, जो पूरे लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट जो रीजन से बिलोंग करते हैं लोग, उनका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। दिस रिप्रेजेंट्स द वास्ट वैरायटी ऑफ पीपल, लैंडस्केप, ट्रेडिशंस यूनिफाइड अंडर वन नेशन। तो ये पूरी की पूरी सारी की सारी वैरायटी ऑफ पीपल, लैंडस्केप, ट्रेडिशंस को एक ही नेशन के अंदर किस तरीके से हमने यूनिफाइड इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो पूरी की पूरी हमारी नेशनल एंथम बताती है। आप लोग तो डेली स्कूल में पढ़ते हैं नेशनल एंथम, है ना, वो गाते हैं ना नेशनल एंथम, तो उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उसका यही मतलब है कि किस तरीके से हमारे जो लोग हैं कैसे अलग हैं, कैसे जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक ही नेशन के अंदर किस तरीके से एकत्रित हैं, इकट्ठा हैं। नेक्स्ट आता है, select a few stories from the Panchtantra and discuss how their message is still valid today. Do you know of any similar stories from your region? तो देखो क्या है, कुछ स्टोरीज जो हमें पंचतंत्र से हमें मिलती हैं उसको सिलेक्ट करना है, उसको हमने डिस्कस करना है और उसके जो मैसेजेस हैं जो आज भी वैलिड हैं उसको हमने बताना है, ठीक है। तो पंचतंत्र में तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो क्या मैसेज आता है पंचतंत्र से? पंचतंत्र स्टोरीज ऑफन कन्वे लेसन्स अबाउट विजडम, कॉपरेशन, मॉरल्स दैट आर स्टिल रेलिवेंट टुडे। तो ये हमें स्टोरीज जो हैं वो हमें बताती हैं किस तरीके से विजडम, कॉपरेशन, ठीक है, मॉरल्स जो हमारी शिक्षा हमें मिलती है वो आज भी वैलिड है, रेलिवेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टोरी बात करें, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल की स्टोरी की बात करें तो वो हमें बताती है किस तरीके से एक इंटेलिजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड की वैल्यू हमें बताती है। जैसे कि इंटेलिजेंस आपको पता ही है, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से हमें कहाँ पर क्या करना है। कई बार क्या होता है, आपके टीचर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन आपको उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता होता, लेकिन उसको आपको आसपास का आंसर पता होता है, तो आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करते हो और उसका आंसर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्टोरी है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, मोस्ट प्रॉब्ली आप सबने सुनी भी होगी, बट फिर भी मैं आपको एक बार सुनाना चाहूंगी। क्या है मंकी एंड क्रोकोडाइल की स्टोरी के अंदर? क्या होता है, एक पेड़ पे मंकी रहता है, ठीक है, ऐसे पेड़ पर जिसके जो फ्रूट थे, जिसके जो फल थे वो बहुत मीठे थे, ठीक है। अब क्या होता है, उसी के नीचे ना एक रिवर होती है, इसको मैं आपको प्रिस्क्राइब करके बताती हूँ। देखो, जैसे कि मान लो ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे मंकी रहता है, ठीक है, यहाँ पर रिवर है, ठीक है। इस रिवर में ना डेली जो है एक क्रोकोडाइल आता है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल आता है और वो क्या करता है, उसकी दोस्ती हो जाती है यहाँ पे रहते हुए मंकी के साथ,
ठीक है, उसकी दोस्ती हो जाती है क्रोकोडाइल की। ठीक है, अब वो क्या करता है, डेली आता है और मंकी जो है उसमें से जो फ्रूट्स लगे होते हैं वो उसको ना नीचे गिरा गिरा के देता है और वो एंजॉय करता है और वो चला जाता है। एक दिन क्या होता है, मंकी ने जो उसको फ्रूट्स दिए होते हैं वो फ्रूट्स इकट्ठे करके अपनी वाइफ के पास लेकर जाता है। ठीक है, अपनी वाइफ के पास लेकर जाता है, उसको भी खिलाता है। तो अब उसकी वाइफ को ना मन में लालच आ जाता है, वो कहती है कि भाई इतने मीठे फ्रूट हैं, तो वो जो मंकी जो सारा टाइम उन फ्रूट्स को खाता रहता है उसका हार्ट कितना मीठा होगा, उसका दिल कितना मीठा होगा, तो मुझे तो मंकी का दिल खाना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या होते हैं, फ्लैश खाते हैं ना क्रोकोडाइल्स, तो उसको उसको होता है कि भाई मेरे को तो मंकी का दिल खाना है। तो अब क्रोकोडाइल पहले तो मना करता है कि नहीं वो तो मेरा फ्रेंड है ये वो, लेकिन ठीक है उसके सामने उसकी नहीं चलती है, वो फिर वापस आता है और मंकी को कहता है चलो मैं तुम्हें ना अपनी वाइफ से मिलाने के लिए लेकर जाता हूँ। तो मंकी फटाफट से उसके ऊपर बैठ जाता है क्रोकोडाइल पे। अब जैसे ही रास्ते में क्या करता है, क्रोकोडाइल ना बातें करते करते मंकी को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ को ना पसंद है कि भाई इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स थे, तो मेरे को तो मंकी का हार्ट खाना है, उसका दिल कितना मीठा होगा, तो मुझे तो उसका दिल खाना है। तो मंकी कहता है ओहो आप मुझे पहले बताते, मैं तो अपना दिल पेड़ पे ही रख के आ गया हूँ। ठीक है, तो कहता है चलो मेरे को एक बार वापस ले जाओ, मैं अपना दिल पेड़ से उठाता हूँ, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। तो फिर वहां से क्रोकोडाइल यू टर्न मारता है और वापस लेकर आता है, फटाफट से मंकी पेड़ पे चढ़ जाता है और अपनी जान बचा लेता है। तो दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर वो रास्ते में ही घबरा जाता कि अरे मैं तो मरने वाला हूँ, तो उस टाइम क्या करता, अगर वो यहाँ जंप करता, वो कहाँ जाता, रिवर में ही तो जाता, नहीं बचा पाता खुद को। तो उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखी, इंटेलिजेंस रखा और फिर उसने अपनी जान बचा ली। तो ये हमें यहाँ से स्टोरीज इंटेलिजेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड को बताती हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं पंचतंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कलेक्ट अ फ्यू फॉक टेल्स फ्रॉम योर रीजन एंड डिस्कस देयर मैसेज। तो इस तरीके से ऐसी कोई आपको कहानी बतानी है जो आपके आसपास फेमस है और उसका मैसेज बताना है। तो स्टोरी जो है वो है द किंग एंड द हेयर। अब किंग एंड द हेयर में क्या था, देखो मैं पहले आपको स्टोरी समझाती हूँ, उसके बाद हम इसका मैसेज देखेंगे। देखो स्टोरी क्या थी कि एक ना लायन था, ठीक है, वो क्या था, उसने एक जंगल के ऊपर राज करने के लिए वहां पर पहुंच गया। ठीक है, वहां के जंगल के ऊपर सारे लोग ना बहुत परेशान हो गए, अरे ये तो आते ही तूफान मचा दिया है, हर किसी को मार रहा है। ठीक है, अब देखो लायन कितना बड़ा होता है, तो जंगल में जो रहते थे वो सब छोटे छोटे एनिमल्स हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अब वो क्या करता था, अगर उसको भूख नहीं भी ना तो भी किसी ना किसी जानवर को वो मार देता था। तो अब यहाँ के जितने भी एनिमल्स थे उन्होंने ना एक मीटिंग करी कि हम ऐसा कैसे करें, हम कैसे अपने आप की जान बचाएं। तो उन सब ने मीटिंग करी और लायन को एक प्रपोजल दिया। उन्होंने बोला कि हम डेली आपके पास ना एक एनिमल भेज दिया करेंगे, आपका जो भूख लगी होती है आप उसको खा के अपनी भूख शांत कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे सारे एनिमल्स को मत मारो। तो लायन वो एग्री कर गया। लायन कहता कि ठीक है आप मुझे डेली एक एनिमल भेजो, लेकिन अगर किसी दिन आपने मिस किया ना तो मैं सभी को मार दूंगा। तो यहाँ पर डील डन हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, डेली वो कोई ना कोई एक एनिमल बेचारा रोता रोता वहां पे पहुंचता, वो लायन उसको खाता, उसको मारता, ये सब चीजें चल रही थी। फिर क्या हुआ, एक दिन एक हेयर को भेजा गया वहां पे। ठीक है, तो अब जो लायन था ना वो उसको देख के ना बड़ा ना अजीब सा बिहेव करते, कहते हैं तो बहुत छोटा सा है, इससे मेरी भूख कैसे मिटेगी। अब जो हेयर था ना वो बहुत चालाक था, उसने बोला कि देखो सर हम तो 4 जने फ्रेंड्स आ रहे थे, क्योंकि अकेले से तो मेरी आपकी भूख नहीं मिटेगी ना, हम तो 4 जने आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ना एक कुआं है, उस कुएं के अंदर ना एक और लायन आया है नया, उसने मेरे सारे फ्रेंड्स को खा लिया है और वो कहता है मैं इस जंगल का राजा हूं। ठीक है, और वो आपको भी चैलेंज करता है, आपको भी कहता है कि आके मेरे से लड़ो, तो आप ये जो है फॉरेस्ट आप ले सकते हो, नहीं तो इस जंगल का राजा मैं हूं। तो अब ये सुनते ही लायन को बहुत गुस्सा आया कि भाई तुम, इससे पहले तो मैं था यहाँ पे राजा, किसी को इतना मेरी दहशत थी, सब मुझसे डरते थे, किसी भी एनिमल को मैं मार के खा जाता था। तो लायन को गुस्सा आया, उसने कहा हेयर को बोला कि भाई मुझे दिखाओ वो कहाँ पे है। तो वो हेयर लायन को लेकर उस वेल के घूमता घूमता फॉरेस्ट से उस वेल के पास गया। ठीक है, और हेयर ने बोला अंदर झांक के देखो वो अंदर ही बैठा हुआ है।
ठीक है, तो लायन ने उसको देखा। अब ऑब्वियस सी बात है, वेल है, कुआं है, नीचे क्या होगा, पानी होगा। तो लायन को अपनी परछाई दिखाई दी। अब लायन ने तो कभी अपने आप को देखा ही नहीं था, वहां थोड़ी मिरर होते हैं, है ना। तो उसने देखा, उसको देखकर लगा अरे यहाँ तो सच में एक और लायन बैठा हुआ है। तो उसने उसके ऊपर रोर किया, दहाड़ा। अब दहाड़ेगा तो वेल से भी दहाड़ने की और तेज आवाज आएगी, गूंजेगी ना आवाज, तो वो और दहाड़ने की आवाज आई। तो उसको लगा अरे ये तो मुझको चैलेंज कर रहा है, तो उससे लड़ने के लिए वो वेल के अंदर कूद गया। अब वेल में क्या है, पानी है, तो वो लायन वहां पे डूब के मर गया। इस तरीके से हेयर ने पूरे जंगल की जान बचाई। तो अब देखो ये जो स्टोरी थी, इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है, बुद्धिमता, विजडम, बुद्धिमता और क्लेवरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। स्टोरी जो है हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्विक थिंकिंग। ठीक है, तो क्विक थिंकिंग हो, इंटेलिजेंस हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, is there any ancient story that you have seen being depicted through a form of art? It could be sculpture, painting, dance performance, movie. Discuss with your classmates. क्या आपने कहीं पुरानी स्टोरी देखी है, वो किसी भी फॉर्म में, आर्ट की फॉर्म में हो, चाहे पेंटिंग हो, कोई स्कल्पचर बना हो, कोई डांस परफॉर्मेंस या फिर कोई मूवी हो, आपने डिस्कस करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमने महाभारत और रामायण तो कितनी सीरियल्स में भी देखा है, मूवीज में भी देखा है, और उसका ड्रामा भी होता है ना, रामलीला भी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, डांस परफॉर्मेंस में भी आता है। तो मैनी एंशिएंट स्टोरीज जो होती हैं वो वेरियस फॉर्म, आर्ट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट की जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल, स्टोरी ऑफ राम एंड सीता फ्रॉम रामायण जो है वो ऑफन डिपिक्टेड इन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स और डांस परफॉर्मेंस में, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में डिपिक्ट की जाती है। महाभारत भी जो है वो भी बहुत सारी पॉपुलर फिल्म्स में आई हैं, टेलीविजन सीरीज में बनी है, और एंशिएंट एपिक्स के अंदर ये मॉडर्न मीडिया, यानी कि आजकल भी हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी जो है महाभारत हो गया, रामायण होगी, ये सारी की सारी हमें कैसे पता चला है, हमने बुक्स नहीं पढ़ी, है ना। कहते हैं ना बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन हमने बुक्स नहीं देखी। हमें काफ़ी सारी जो नॉलेज हुई है वो मूवीज़ से ही देखने से हुई है, या फिर जो टीवी सीरीज आते हैं उससे देखने से हुई है, फिर वहाँ से इंटरेस्ट बना तो किसी ने महाभारत पढ़ी या किसी ने रामायण पढ़ी, है ना। तो ये है मॉडर्न मीडिया। ओके, तो ये था क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन क्लास द फॉलोइंग कोटेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू व्हेन ही ट्रैवल्ड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो नीचे एक कोटेशन दी गई है जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, कोटेशन दी थी, अपने वर्डिंग्स बताई थी तब वो ट्रैवल कर रहे थे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, जब हमें इंडिपेंडेंस अभी नहीं मिली थी तब उन्होंने क्या बताया था, एवरीवेयर आई फाउंड अ कल्चरल बैकग्राउंड विच हैड एक्सर्टेड अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइव्स. The old epic of India, the Ramayana and the Mahabharata and the other books, in the popular translation paraphrases, were the widely known among the masses, even incident stories and the moral in them grate the popular mind and gave a richness and content to it. Illiterate villagers would know hundreds of verses by heart, and their conversation would be full of reference to them and the same story with the moral and enshrined in the some old classic. वो क्या कह रही हैं? वो कह रहे हैं कि हर जगह पर जहाँ पर भी कल्चरल बैकग्राउंड है, जैसे कि रामायण होगी, महाभारत होगी, वो हमारी डेली लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रामायण, महाभारत है या बाकी जो बुक्स हैं उनका हमारी जीवन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, एनग्रेव्ड, दे आर एनग्रेव्ड इन पॉपुलर माइंड, यानी कि हमारे दिमाग पर भी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और उनका जो विलेजर्स जो हैं, ठीक है, जो गांव के लोग हैं, वो भी पूरे के पूरे दिल से समझते हैं इन चीज़ों को, कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसके रेफरेंस देते हैं, इन्हीं स्टोरीज का ही रेफरेंस देते हैं। तो इन सभी को हम कैसे अपनी उसमें लिखेंगे, उन्होंने क्या बोला, he said he observed that India's old epics like Ramayana and Mahabharata influenced daily life. Obviously daily life को बहुत influence किया है रामायण और महाभारत ने। These stories were passed down orally even among those who could not read, creating a shared cultural knowledge. तो उन्होंने बोला जैसे कि विलेजर्स हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन फिर भी ये स्टोरीज उनको पास ऑन हुई। कैसे पास ऑन हुई?
ऑरली पास ऑन हुई, बता के, समझा के, ठीक है। This gave richness and the moral depth to the conversation and helped to build unity across India's diverse population. तो इस चीज़ ने भी, जब हम किसी चीज़ को orally explain करते हैं तो उस चीज़ ने भी हमारे को एक कॉन्वर्सेशन के अंदर डेप्थ लेकर आए, लोगों के अंदर एक यूनिटी की भावना, एक एकता की भावना लेके आए, जहाँ इंडिया की बहुत ही भिन्न प्रकार की पॉपुलेशन है उसके अंदर भी एक यूनिटी लेकर आए, एकता लेकर आए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हमें कई लोगों को समझ नहीं आती है, कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आती है ना, तो कोई हम प्ले कर देते हैं, ठीक है, कोई डांस परफॉर्मेंस या एक्सप्रेशन से, तो उन चीज़ों को हमें समझ में आता है। तो सेम यहाँ पर भी क्या है कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो बोलने से ही अगर हमने नॉलेज उनको दिया है महाभारत की, रामायण की, तो उनमें एक एकता की भावना आई है। डिफरेंट होने के बाद भी हम एकता में रहे, एक जैसे रहे। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। होप यू लाइक द वीडियो, होप यू लाइक द चैप्टर। कितना प्यारा चैप्टर है। अब तो हमें ऐसा लग ही नहीं रही है कि इतनी बोरिंग है, हम तो इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ रहे हैं, प्लस हमें अपने रीजन्स का भी पता चल रहा है, हमें अपने कल्चर का भी पता चल रहा है, कैसे रामायण महाभारत ने हमें जो है इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। अभी दिवाली आने वाली है, तो किस तरीके से, क्यों दिवाली मनाते हैं, ये सब प्ले होते हैं, ये सब चीज़ें हमें अब पता चल रही हैं, राइट। सो आई होप यू enjoyed the chapter, hope you enjoyed the video, so please subscribe, like and share our video and stay tuned for the next chapter. Thank you.